ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। 1321 एलिडर बनाम वुल्फ्रिक आए। जब एलिडर की नज़र वुल्फ्रिक पर टिकी तो उसके अंदर परस्पर विरोधी भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसे लंबे समय से संदेह था कि स्काई हॉल में कैदी के रूप में बिताए गए समय की उसकी कुछ यादें अस्पष्ट थीं, संभवतः वुल्फ्रिक के जादू से बंद हो गई थीं, लेकिन इसके कारण रहस्य में डूबे हुए थे। अब उस व्यक्ति से सामना हुआ जिस पर उसे अपने अतीत को बदलने का संदेह था। एलिडर की सत्य की इच्छा ने उसकी सावधानी को हरा दिया। आगे बढ़ते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत करते हुए, एलिडर ने जवाब मांगने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि वह अपने सवालों को आवाज दे पाता, वुल्फ्रिक ने एक हाथ उठाया। उसकी हरकतें जानबूझकर और शांत थीं। एक सरल इशारे के साथ ईथर की जंजीरें भौतिक हो गईं, तेजी से लेनोरा को घेर लिया और उसके चारों ओर एक पिंजरा बना दिया। जंजीरों के साथ जटिल रन एक नर्म फिर भी अभेद्य प्रकाश के साथ चमकते थे। जैसे ही वह हिलना शुरू करती थी, उसकी पलकें थोड़ी फड़फड़ाती थीं। लेनोरा के अचानक नियंत्रण ने सभी को चौंका दिया। वे अपनी हरकतें रोककर वुल्फ्रिक के शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए मुड़े। वुल्फ्रिक द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के बाद स्नातकों और प्रोफेसरों के चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई, जिससे लेनोरा के आसन जागरण से उत्पन्न तत्काल खतरे को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया गया। नोव एल बी JNN। हमेशा नाटकीय प्रवेश। हेडमास्टर, आपको आश्चर्य होता है कि बिना दर्शकों के वह क्या करेंगे। लेन उस पल का विरोध करने में असमर्थ एक मुस्कुराहट के साथ बोली। दूसरी ओर वुल्फ्रिक ने केवल थकावट और दृढ़ संकल्प के साथ टिप्पणी पर आह भरी। फिर उसने अपनी बुद्धिमान धैर्यपूर्ण नज़र एलिडर और डार्क आर्मी सैनिकों की ओर घुमाई। उसकी आवाज़ में एक शांत अधिकार था जो प्रशिक्षण हॉल के आवेशित वातावरण में गूंज रहा था। एलिडर, तुम्हारा और मेरा एक लंबा इतिहास है। मुझे आशा है कि आज भी तुम्हारे निर्णयों में इसका कुछ प्रभाव है। वुल्फ्रिक ने अपने शब्दों को संतुलित करते हुए शुरू किया। मैं समझता हूं कि तुमने जो रास्ता चुना है, लेकिन मैं तुमसे हिंसा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। अब और खून खराबे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस मामले को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं। अब पीछे हट जाओ और किसी की जान को खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। उसकी दलील हवा में लटकी हुई थी, विनाश पर बातचीत के लिए एक स्पष्ट निमंत्रण, क्योंकि वह एलिडर के जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन एलिडर की प्रतिक्रिया सिर्फ एक हंसी थी जो पूरे हॉल में गूंज रही थी। बातचीत का समय बहुत पहले चला गया है, वुल्फ्रिक। और मेरा विश्वास करो, हमारे डार्क लॉर्ड इन दिनों बिल्कुल भी बातूनी मूड में नहीं है। उसने वुल्फ्रिक की शांति की अपील पर अपना सिर हिलाया। तुम सिर्फ अपरिहार्य को टाल रहे हो। जब डार्क लॉर्ड यहाँ आएगा तो वह तुम्हारी इतनी बुरी तरह पिटाई करेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या मारा है। वह अब भगवान है, एक गंभीर रूप से नाराज भगवान, एलिडर ने कहा। उसके शब्द तीखे और गंभीर निश्चितता से भरे हुए थे। उसके चारों ओर स्नातक और प्रोफेसरों ने असहज नज़रों का आदान प्रदान किया, जो पूरी तरह से डार्क लॉर्ड की शक्ति से अवगत थे। यह विचार कि उनकी संयुक्त शक्ति भी उसके लिए महज बच्चों का खेल होगी, हवा में भारी रूप से लटका हुआ था। उस शक्तिशाली इकाई की एक गंभीर याद दिलाता है जिसके खिलाफ वे थे। वह हमारे साथ फर्श पहुंचने में पसीना भी नहीं बहाएगा, एलिडर ने व्यंग्य किया। उसके शब्दों का गहरा निहितार्थ सभी के कंधों पर एक ठंडे वजन की तरह बैठ गया। एलिडर की बात सुनकर लेन ने अपने सहयोगियों और छात्रों के असहज चेहरों पर नजर डाली। वुल्फ्रिक की ओर मुड़ते हुए उसने तीखेपन के साथ कहा, उसकी आवाज़ तनाव को काट रही थी। वह सही है, आप जानते हैं, हमें एक योजना की आवश्यकता है। वुल्फ्रिक, बेहतर होगा कि आप हमारे भटके हुए छात्र से निपटने के लिए कुछ तैयार रखें, जो अब डार्क लॉर्ड बन गया है। उन्होंने तत्परता और थोड़ी सी अवमानना के साथ कहा। मैं हमारी स्थिति की गंभीरता से वाकिफ हूँ, लेन। मेरे पास एक योजना है, लेकिन इसके लिए सटीकता और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय की आवश्यकता है। वुल्फ्रिक ने लेन की तीखी निगाहों के सामने अपना संयम बनाए रखते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। आपकी कोई भी योजना और रणनीति आपको डार्क लॉर्ड की विशुद्ध शक्ति से नहीं बचा पाएगी, एलिडर ने उपहास किया, जब लेन ने हाथ जोड़कर वुल्फ्रिक की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। हालांकि वह एलिडर के संदेहों को साझा करता था, लेकिन अब उनके नेता के अधिकार को चुनौती देने का समय नहीं था, खासकर दुश्मन के सामने नहीं। लेकिन वुल्फ्रिक बढ़ते संदेह से बेपरवाह था और अपनी खास शांति बनाए रखी। आप सभी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह केवल और अधिक विनाश की ओर ले जाएगा, उसने धीरे से सलाह दी। उसकी आंखें एलिडर के विद्रोही रुख पर टिकी हुई थीं। वापस लौटने में बहुत देर नहीं हुई है। मज़ेदार है, तुम्हारी बात सुनकर, एलिडर ने जवाब दिया। मुझे पता है कि तुमने मेरी कुछ यादों को बंद कर दिया है। ये तुम्हारा काम है न? मुझे बताओ कि तुम क्या नहीं चाहते थे कि मैं याद रखूं, और शायद मैं डार्क लॉर्ड के सामने तुम्हारे लिए एक अच्छी बात कहने पर विचार करूंगा। एक पल के लिए किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि हॉल में सन्नाटा छा गया। अंत में ये वुल्फ्रिक था जिसने शांति से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी शांत आवाज से चुप्पी तोड़ी।
चलो हम इसे आपस में सुलझा लेते हैं। एलिडर, पुराने दिनों की तरह, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज़ मापी हुई और आत्मविश्वासी थी। हवा में तनाव बढ़ गया क्योंकि सभी को उसके प्रस्ताव की गंभीरता का एहसास हुआ। वुल्फ्रिक के उच्च साधना चरण के बावजूद एलिडर के अमर चरण की तुलना में अर्धदिव्य प्रधानाध्यापक एक निष्पक्ष लड़ाई सुनिश्चित करना चाहते थे। वुल्फ्रिक के हाथ की एक लहर के साथ प्रशिक्षण हॉल की छत और दीवारों में लगे रून धीरे धीरे चमकने लगे। ये रून जटिल रूप से उकेरे गए और एक मंद प्रकाश के साथ चमकते हुए कमरे के भीतर किसी भी प्रशिक्षु के साधना चरण को समायोजित करने के लिए डिजाइन किए गए एक परिष्कृत सरणी का हिस्सा थे। ये प्रशिक्षण सत्रों के दौरान छात्रों के लिए खेल के मैदान को समतल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विशेषता थी और अब यह इस द्वंद्व को निष्पक्ष बनाने का काम करेगी। एलिडर की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने रूनों के उद्देश्य को पहचाना। वह ठीक से समझ गया कि वुल्फ्रिक क्या योजना बना रहा था। रून वुल्फ्रिक के साधना चरण को अस्थायी रूप से दबा देंगे जिससे वह एलिडर के स्तर पर आ जाएगा। हालांकि एलिडर को संदेह था, लेकिन अपने पुराने स्को को व्यक्तिगत रूप से निपटाने का विचार उसे पसंद आया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, एड्रेनालाइन का उछाल महसूस किया। ठीक है वुल्फ्रिक, उसने सहमति जताई। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। चलो देखते हैं कि क्या तुम में अभी भी वह क्षमता है जो चाहिए। रून चमक उठे। पूरे हॉल में एक नर्म, लगभग अलौकिक प्रकाश फैल गया। जैसे ही सरणी सक्रिय हुई, वुल्फ्रिक की आभा स्पष्ट रूप से कम हो गई, जिससे दोनों पुरुषों के बीच खेल का मैदान समतल हो गया। तुम हमेशा चीजों को दिलचस्प बनाना पसंद करते थे, एलिडर ने अपनी अंगुलियों को चटकाते हुए कहा। चलो देखते हैं कि तुम इसे बनाए रख सकते हो। एलिडर, वुल्फ्रिक की आंखों में पुरानी यादों के साथ चमक थी। लेकिन आगामी द्वंद्व को देखते हुए डार्क आर्मी के सैनिकों ने थकी हुई निगाहों का आदान प्रदान किया। फिर डार्क आर्मी के अनुभवी ने एलिडर के करीब कदम रखा, लेनोरा की ओर एक सतर्क नजर डाली क्योंकि वह वुल्फ्रिक द्वारा बनाए गए अलौकिक पिंजरे की सीमाओं के भीतर थोड़ा हिल रही थी। क्या ये वास्तव में एक अच्छा विचार है? उसने अनिश्चितता के साथ अपनी आवाज में बड़बड़ाया। उसके सवाल के जवाब में एलिडर ने उसे एक सख्त नज़र से देखा। कुछ हिसाब इसी तरह से तय किए जा सकते हैं। उसके लहजे में कोई तर्क नहीं था और उसकी आंखों में अडिग नज़र उसके दृढ़ विश्वास की गहराई को व्यक्त कर रही थी। एलिडर के व्यवहार को देखते हुए सैनिकों ने असहज नज़रों का आदान प्रदान किया। वे इसमें शामिल जोखिमों को समझते थे, लेकिन अपने निवासी रनमास्टर की अपने अतीत का सामना करने की ज़रूरत को भी पहचानते थे। ये सभी के लिए स्पष्ट था कि वुल्फ्रिक टालमटोल कर रहा था, हालांकि उसके कारण अस्पष्ट थे। अरे, वह पीछे हटने वाला नहीं है न? एक सैनिक ने दूसरे सैनिक से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट थी जो हॉल के परिवेशीय शोर को मुश्किल से पार कर पा रही थी। नहीं, ऐसा लगता है कि उसे कुछ साबित करना है या समझौता करना है, उसके साथी ने जवाब दिया और उसकी आंखें एलिडर और वुल्फ्रिक पर टिकी हुई थीं, क्योंकि वे आमने सामने होने के लिए तैयार थे। बस उम्मीद है कि यह हमारे चेहरे पर न फटे। जैसे ही वुल्फ्रिक और एलिडर ने एक दूसरे को घेरा, आसपास के डार्क आर्मी सैनिकों ने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, एक पल की सूचना पर हस्तक्षेप करने के लिए तैयार। फिर भी अंतर्निहित प्रश्न जो उन सभी को परेशान कर रहा था वह ये था कि वुल्फ्रिक क्यों टालमटोल कर रहा था, वह किसका इंतजार कर रहा था। जबकि यह सवाल सभी को परेशान कर रहा था, वुल्फ्रिक और एलिडर ने केंद्र मंच संभाला क्योंकि अन्य लोगों ने उनके लिए लड़ने का रास्ता बनाया। उनकी आभा में बदलाव स्पष्ट था, जिससे रून ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहे थे। सरनियों ने अपने मंत्रों को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए अपने चारों ओर सुरक्षात्मक अवरोधों की परतों को बुलाया। माफ करना अगर मैं थोड़ा रूखा हूं, पुराने दोस्त। मुझे किसी से लड़ते हुए काफी समय हो गया है, वुल्फ्रिक ने कहा। उसकी आवाज में पुरानी यादों और उदासी का एक संकेत था। पुराने दोस्त हो, दोस्त दूसरे दोस्त को 2000 साल तक पेड़ से चिपके हुए तड़पते हुए नहीं देखते, वुल्फ्रिक, एलिडर ने गुर्राहट के साथ कहा। हालांकि उसे डार्क लॉर्ड ने बचा लिया था, लेकिन स्काई हॉल के बुजुर्गों द्वारा शापित और पेड़ से बंधे हुए समय की यादें उसके दिमाग में ताज़ा थीं। अब भी एलिडर को उन 2000 सालों के बारे में बुरे सपने आते थे, अलग थलग, हिलने डुलने में असमर्थ, बोलने में असमर्थ। ये सबसे बड़ी यातना थी। तुमने कौन सी यादें छुपा रखी थीं, वुल्फ्रिक? और क्यों? तुमने खुद को मेरी यादों से पूरी तरह से मिटा क्यों नहीं दिया? एलिडर ने वह सवाल पूछा जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहा था। कुछ रहस्य और यादें अछूती ही रह जाती हैं, पुराने दोस्त। वुल्फ्रिक ने एलिडर का धैर्य कम होते देख जवाब दिया। तुम अपने धैर्य के लिए कभी नहीं जाने गए, पुराने दोस्त, वुल्फ्रिक ने कहा, केवल ये देखने के लिए कि एलिडर आखिरकार टूट गया। एक सेकंड बर्बाद किए बिना एलिडर ने अपने गले में लटके छिपे हुए पदक को थप्पड़ मारा। जिस क्षण एलिडर ने ऐसा किया, पदक चमक उठा और उसके अंदर का कवच एलिडर को सिर से पैर तक पूरी तरह से ढकने लगा। ये तंत्र माइकल के डार्क लॉर्ड कवच के समान था। माइकल अपने रनमास्टर को युद्ध कवच के बिना कैसे खुला छोड़ सकता था? एलिडर को ढंकने वाला कवच चांदी से चमक रहा था। प्रत्येक धातु की प्लेट नश्वर क्षेत्र में विभिन्न अयस्कों से गढ़ी गई थी, जो स्थायित्व और शक्ति के बीच सही संतुलन बनाती थी।
कवच चिकना और शक्तिशाली था, जिसके पीछे धातु के पंख लगे हुए थे जो चपलता और सुरक्षा दोनों का संकेत देते थे। कवच के आर पार ऊर्जा की रेखाएं प्रवाहित हो रही थीं, जो आग ऊर्जा के फैलाव को दर्शाती थीं, जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि यह कोई साधारण सूट नहीं था। हॉल की मंद रोशनी में चांदी का कवच चमक रहा था, जो लालित्य और खतरे के मिश्रण को दर्शाता था। प्रत्येक प्लेट को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था, जो बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हुए अधिकतम लचीलेपन की अनुमति देने के लिए निर्बाध रूप से ओवरलैप हो रही थी। उसके पीछे बड़े करीने से मुड़े हुए धातु के पंख कार्यात्मक और भव्य दोनों लग रहे थे, जो उड़ान या अतिरिक्त रक्षा के लिए खुलने में सक्षम थे। कवच के माध्यम से जीवंत आग ऊर्जा की रेखाएं प्रवाहित हो रही थीं, जो धातु में उकेरे गए रूनों को रोशन कर रही थीं। ऊर्जा प्रवाह दिखाई दे रहा था, जो एक जटिल नेटवर्क बना रहा था जो शक्ति से स्पंदित था, जिससे कवच न केवल एक ढाल बल्कि अपने आप में एक हथियार बन गया। तुम क्या छिपा रहे हो, वुल्फ्रिक? एलिडिर ने पूछा। अध्याय 1322 एलिडिर बनाम वुल्फ्रिक 2। जब एलिडिर ने अपने धातु कार्ड तैयार किए, जिनमें से प्रत्येक पर रनस की बारीक नक्काशी की गई थी, वुल्फ्रिक की आंखें उत्साह और पुरानी यादों के मिश्रण से चमक उठीं। उसने एलिडिर की तत्परता की प्रशंसा की, युद्ध में रनमास्टर्स की कम आंकी गई क्षमता को स्वीकार किया। आप हमेशा संदेह करने वालों को गलत साबित करने वाले रहे हैं, एलिडिर। सभी रनमास्टर्स लड़ाई से नहीं कतराते, वुल्फ्रिक ने गर्व के साथ टिप्पणी की। हालांकि एलिडिर यादों को ताज़ा करने के मूड में नहीं था। छोटी मोटी बातें बहुत हो गईं, वुल्फ्रिक। चलो बस आगे बढ़ते हैं, उसने अधीरता से जवाब दिया। ये देखकर कि आगे की बातें व्यर्थ थीं, वुल्फ्रिक ने चक्कर लगाना बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली, एक गंभीर मंत्र के लिए अपनी तैयारी का संकेत दिया। संकेत को पहचानते हुए एलिडिर ने तेजी से काम किया। उसने अपने संग्रह से एक धातु का कार्ड लिया, इस पर भालू के पंजे का रून प्रमुखता से अंकित था। निर्णायक रूप से कुचलने के साथ उसने रून की शक्ति को सक्रिय कर दिया। तुरंत एक विशाल भालू का अलौकिक रूप उभरा, इसकी भूतिया उपस्थिति प्रभावशाली और भयंकर थी। भालू की आत्मा एलिडिर की ओर बढ़ी, झिलमिलाती ऊर्जा के प्रदर्शन में उसके शरीर में विलीन हो गई। इस संचार ने एलिडिर के शारीरिक कद को स्पष्ट रूप से मजबूत किया, उसकी मांसपेशियां फूलने लगीं और उसका रुख और भी अधिक दुर्जय हो गया। उसकी आंखें बढ़ी हुई शक्ति के साथ चमक उठीं, और बढ़ी हुई रक्षा की एक सूक्ष्म आभा ने उसे घेर लिया, जो उसे आसन संघर्ष के लिए तैयार कर रही थी। परिवर्तन को देखते हुए वुल्फ्रिक को पता था कि एलिडिर को हराना आसान नहीं होगा। फिर उसने बस सिर हिलाया, एलिडिर की युद्ध कौशल को स्वीकार करते हुए, क्योंकि उसके अपने हाथ जादुई ऊर्जा के निर्माण के साथ चमकने लगे। जैसे ही वुल्फ्रिक ने अपनी ऊर्जा एकत्र की, कमरे में काफी गर्मी हो गई, इसे एक घूमते हुए चक्र के रूप में प्रकट किया। मंद परिवेश के बावजूद चक्र इतनी तीव्रता से चमक रहा था कि उसकी शक्ति का संकेत मिल रहा था। नूह की मृत्यु से पहले ऐसी चमक पूरे हॉल को शानदार रोशनी से जगमगा देती थी, लेकिन अब ये केवल उपस्थित लोगों के चेहरों पर डरावनी छाया डाल रही थी। प्रदर्शन को देखते हुए डार्क आर्मी के सैनिकों की पंक्तियों में विस्मय और प्रशंसा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अरे, ये बहुत गंभीर गर्मी है, एक सैनिक ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। अच्छा ट्रिक है, एलिडिर ने अपना हाथ उठाने से पहले एक मुस्कुराहट के साथ देखा। जवाब में उसने एक बर्फीली बाधा को बुलाया जो उसके सामने उभरी। उनके आसपास का तापमान गिर गया, हवा में एक कड़कड़ाती ठंड भर गई जो वुल्फ्रिक के चक्र से निकलने वाली गर्मी से टकरा रही थी। जैसे ही दोनों सेनाएं मिलीं, भाप हवा में फुफकारने लगी जहां तीव्र गर्मी और कड़ाके की ठंड का मिलन हुआ, जिससे एक धुंध बन गई जिसने कुछ समय के लिए उनका दृश्य स्पष्ट कर दिया। घूमते हुए ऊर्जा चक्र के भीतर से वुल्फ्रिक ने उग्र बाण छोड़े जो हवा में चमकते हुए बर्फीले अवरोध के विरुद्ध चमक रहे थे। प्रत्येक बाण एक सिजर के साथ लगा, जिससे एक बार ठोस बर्फ पर दरारें पड़ गईं। अरे, वह वास्तव में इसके लिए जा रहा है, एक अन्य सैनिक ने टिप्पणी की, जब उन्होंने देखा कि हमले के तहत अवरोध टूटना शुरू हो गया। जैसे जैसे उग्र बाणों ने अपना हमला जारी रखा, प्रत्येक ने बर्फीले अवरोध के वाष्पीकृत भागों को मारा, जिससे एलिडिर के चारों ओर भाप के बादल घूमने लगे, जिससे वह एक घने कोहरे में छिप गया। युद्ध का मैदान कुछ समय के लिए एक भूतिया परिदृश्य में बदल गया, जिसमें दृश्यता तेजी से कम हो गई। दर्शकों ने कोहरे के माध्यम से आकृतियों को समझने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें तनाव में डाल लीं। तनाव बढ़ गया, हवा में बड़बड़ाहट और हौंफने की आवाजें भर गईं क्योंकि वे एलिडिर के अगले कदम का अनुमान लगा रहे थे। अचानक बर्फ के आखिरी अवशेष टूट गए और कोहरा साफ होने लगा, जिससे पता चला कि एलिडिर अब अपनी मूल स्थिति में नहीं था। पतले होते कोहरे से बाहर एलिडिर बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियां एक चमकदार सुनहरी चमक में लिपटी हुई थीं, जो उसके प्रहार में रून की शक्ति को प्रवाहित कर रही थीं। एक जोरदार प्रयास के साथ उसने सीधे वुल्फ्रिक की छाती पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे बड़े जादूगर को हवा में पीछे की ओर धकेल दिया गया। वुल्फ्रिक आश्चर्यचकित था, लेकिन हमेशा कुशल लड़ाकू, जल्दी से उड़ान के बीच में अपना संतुलन वापस पा लिया। वह शालीनता से मुड़ा और एक धमाके के साथ अपने पैरों पर उतरा, जिसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी।
अपने लबादे से धूल झाड़ते हुए उसने अपना चश्मा ठीक किया, अपने प्रतिद्वंद्वी में नए जोश का आकलन करते हुए उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। अभी भी आश्चर्य से भरे हुए हो, है ना? वुल्फ्रिक ने दूर से पुकारा। जैसे ही वुल्फ्रिक ने जवाबी हमले के लिए खुद को स्थिर किया, एलिडर ने मौके का फायदा उठाते हुए अपनी बेल्ट से कई छोटी गोलाकार वस्तुएं निकालीं। अपनी कलाई के एक झटके से उसने उन्हें सीधे वुल्फ्रिक के पैरों पर फेंक दिया। वस्तुएं जमीन पर गिरकर टकराने लगीं, उनका साधारण रूप उनकी वास्तविक प्रकृति से मेल नहीं खा रहा था। एक अंधा करने वाली चमक के साथ एक बहरा धमाका लगभग तुरंत ही फूट पड़ा, जिससे पूरा इलाका घने धुएं में डूब गया। यह मिश्रण वास्तव में माइकल के साइड प्रोजेक्ट में से एक था, जिसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण सेकंड के लिए सबसे शक्तिशाली साधकों को भी भ्रमित करने के लिए डिजाइन किया गया था। धुंध और उनके कानों में बजने वाली आवाज के बीच लेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने खेल में परिष्कृत कीमिया को पहचान लिया। डार्क लॉर्ड की खासियत हमेशा अपने ध्यान भटकाने के लिए एक अतिरिक्त चमक जोड़ना, उसने टिप्पणी की, क्योंकि उसकी आवाज में जलन और प्रशंसा का मिश्रण था। चतुर, लेकिन जो आ रहा है उसे रोकने के लिए पर्याप्त चतुर नहीं। अपनी आंखों को कुछ देर के लिए छिपाते हुए वुल्फ्रिक ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया, लेकिन क्षणिक ध्यान भटकाव ने एलिडर को वह मौका दे दिया जिसकी उसे जरूरत थी। अपने कवच से जुड़े धातु के पंखों का उपयोग करते हुए उसने तेज कटाव करने वाले हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। प्रत्येक के साथ एक धातु की फुफकार थी, क्योंकि वह अनुग्रह और घातक इरादे से हवा में आगे बढ़ रहा था। हालांकि वुल्फ्रिक कोई नौसिखिया नहीं था। दशकों के अनुभव के साथ उसने हर हमले को चतुराई से चकमा दिया। उसकी हरकतें तरल और गणनापूर्ण थीं। 2000 साल बाद भी एलिडर, तुम जवानी की ताकत के साथ लड़ते हो। ये सराहनीय और दुखद दोनों है, वुल्फ्रिक ने कहा, जबकि उसकी आंखों में दुख और कुछ खोने जैसा भाव था। ऐसे मत बोलो जैसे हम दोस्त हैं, एलिडर वुल्फ्रिक के रहस्यमय शब्दों पर गुर्राया। हम कभी दोस्त थे, वुल्फ्रिक ने जवाब दिया, उसकी आवाज में एक निर्विवाद उदासी थी। हम वास्तव में दोस्त थे। वुल्फ्रिक की आवाज में ईमानदारी और पछतावे ने एलिडर को हिचकिचाहट में डाल दिया। वुल्फ्रिक के शब्दों में कुछ ऐसा था जो एलिडर को बुरा लगा। जहां तक एलिडर को पता था, वुल्फ्रिक मेजरोथ का प्रधानाध्यापक था और डार्क लॉर्ड द्वारा उसे बचाने के बाद उसे पता चला कि वुल्फ्रिक उस पर नजर रख रहा था, जबकि वह शापित था और एक पेड़ से चिपका हुआ था। सवाल ये था कि वुल्फ्रिक उसे क्या नहीं बताना चाहता था। अवसर का लाभ उठाते हुए वुल्फ्रिक ने जल्दी से मंत्रोच्चार किया। उसके हाथ हवा में जटिल चिन्ह बना रहे थे। अचानक एक अलौकिक ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसके पारदर्शी तराजू रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहे थे। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ ड्रैगन ने एक जोरदार विस्फोट किया, जिसने एलिडर को चौंका दिया और उसे पीछे की ओर उछाल दिया। स्नातक, जो द्वंद्वयुद्ध को ध्यान से देख रहे थे, आश्चर्य में डूब गए। वे हमेशा से जानते थे कि उनके प्रधानाध्यापक शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें अपनी असली ताकत को दबाते हुए देखना, फिर भी बाधाओं के तहत इतना शक्तिशाली मंत्र बोलना उनकी महारत का प्रमाण था। अपना फायदा उठाने के बजाय वुल्फ्रिक वहीं खड़ा रहा, जिससे एलिडर अपने पैरों पर वापस आ गया। लगता है कि वुल्फ्रिक को आजकल अपने दुश्मनों से कुछ लगाव है, लेन ने तिरस्कार के साथ कहा। लेकिन उन्हें वुल्फ्रिक और एलिडर के बीच के संबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वुल्फ्रिक ने एलिडर को अपने पैरों पर वापस आने का समय दिया, लेकिन एलिडर ने इसे अनादर का संकेत माना। इससे उसका गुस्सा और भड़क गया और उसने एक बार फिर वुल्फ्रिक पर हमला किया। इस बार उसने चीते के सिर से उकेरे गए धातु के कार्ड को कुचल दिया। पहले की तरह एक सुनहरे चीते की अलौकिक आकृति उसके पीछे दिखाई दी और फिर उसके शरीर में समा गई, जिससे बिना किसी औषधि की जरूरत के एलिडर की गति में काफी वृद्धि हुई। अचानक आई इस गति ने वुल्फ्रिक को भी चौंका दिया। हालांकि वुल्फ्रिक एक अनुभवी व्यक्ति था और उसके शांत दिमाग ने उसे एक फायदा दिया। उसने जल्दी से एक जादू किया जिसने उसे कई डुप्लीकेट में बदल दिया, जिनमें से प्रत्येक में फ्यूजन चरण की खेती थी। इससे पहले कि एलिडर प्रतिक्रिया कर पाता, प्रत्येक डुप्लीकेट स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ गया और उस पर बर्फीले गोले फेंके। लेन वुल्फ्रिक के लगभग 20 डुप्लीकेट गिन सकता था, जिससे मूल को पहचानना मुश्किल हो गया। इस बीच एलिडर, हालांकि चौंक गया, अपने धातु के पंखों का उपयोग करके हवा में उछला और उस पर फेंके गए बर्फीले भालों से बच गया। हवा में उसने चीता रन से बढ़ी हुई गति का उपयोग किया और वुल्फ्रिक्स में से एक पर झपट्टा मारा। सभी को आश्चर्य हुआ। एलिडर ने वुल्फ्रिक के चेहरे पर एक मुक्का मारा, जिससे अन्य डुप्लीकेट गायब हो गए। वे इस बात से हैरान थे कि एलिडर ने असली वुल्फ्रिक को कैसे अलग किया और उसे कैसे मारा। जैसे ही एलिडर का मुक्का लगा, उसने वुल्फ्रिक की छाती पर एक जन्मचिन्ह देखा। जब उसके वस्त्र थोड़े अलग हुए, यह आधे अर्धचंद्र के आकार का एक काला जन्मचिन्ह था। नहीं, यह नहीं हो सकता, एलिडर ने बड़बड़ाया, जब वुल्फ्रिक मुक्के से कई फीट पीछे धकेले जाने के बाद अपने पैर को वापस पा रहा था। वह जन्मचिन्ह। एलिडर ने वुल्फ्रिक की छाती की ओर इशारा किया, लेकिन अगले शब्द नहीं बना सका। एलिडर ने जिस शरीर पर कब्जा किया था, वह मूल रूप से उसका नहीं था।
क्योंकि माइकल ने एक अर्ध एल्फ पर सोल ईटर कौशल का उपयोग किया था और एलिडर की आत्मा को उसके मुरझाए हुए शरीर से दूर नए शरीर में स्थानांतरित कर दिया था। हालांकि एलिडर को अपना मूल शरीर और जन्मचिन्ह अच्छी तरह याद था, जो वुल्फ्रिक के समान ही दिखता था। क्या आप जानते हैं कि मेरे पास भी वही जन्मचिन्ह था? उसने पूछा, क्योंकि उसकी आवाज में क्रोध और उत्तरों की हताशा स्पष्ट थी। फिर भी वुल्फ्रिक ने चुप रहना चुना, कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में दुर्लभ हिचकिचाहट भरी नजर लेन और अन्य प्रोफेसरों को आश्चर्यचकित और चौंका देने के लिए पर्याप्त थी। लेन विशेष रूप से महसूस कर सकता था कि कुछ और चल रहा था, लेकिन वह इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। मुझे जवाब दो, लानत है, एलिडर चिल्लाया। उसका धैर्य टूट गया क्योंकि वह वुल्फ्रिक पर झपटा मंत्र या रून के बजाय कच्चे क्रोध से प्रेरित था। वुल्फ्रिक को कॉलर से पकड़ते हुए उसने उसे जोर से हिलाया। आखिर इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता। कुछ रहस्य वैसे ही रहने चाहिए। वुल्फ्रिक ने अपना सिर हिलाया। एक और रहस्यमयी बात सुनकर एलिडर आखिरकार टूट गया और फूट फूट कर हंसने लगा। उसके दिमाग में एलिडर की पहली योजना स्नातकों पर हमला करना और उन्हें बंधक बनाकर वुल्फ्रिक को बात करने के लिए मजबूर करना था। हालांकि वह जानता था कि अगर उसने स्नातकों पर हमला करने की कोशिश की तो उसका अंत बुरा होगा। वुल्फ्रिक, प्रोफेसरों और स्नातकों से एक ही समय में लड़ना एक आत्मघाती मिशन था। अगर वुल्फ्रिक ने अपनी पूरी साधना शक्ति को उजागर किया तो न तो वह और न ही डार्क आर्मी के सैनिक पर्याप्त होंगे। इसलिए उसने डार्क लॉर्ड को लाने का फैसला किया। तुम इसे इस तरह से खेलना चाहते हो? ठीक है, तुम मेरे पास डार्क लॉर्ड को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। वह तुम्हें बुरी तरह पीटेगा और खुद ही जवाब ढूंढ लेगा। जब एलिडर माइकल को बुलाने के लिए तैयार हुआ तो कमरे में तनाव चरम पर पहुंच गया। हर कोई जानता था कि जब डार्क लॉर्ड आएगा तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अपने आप को तैयार करो, एलिडर ने कहा और ईयरपीस के माध्यम से डार्क लॉर्ड से संपर्क स्थापित किया। डार्क लॉर्ड, हमें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। हमारे पास कंपनी है। ये वुल्फ्रिक है और मुझे नहीं लगता कि हम उसके साथ सभी अन्य प्रोफेसरों के साथ उसका सामना कर सकते हैं। प्रोफेसरों और गार्डुआस को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई क्योंकि वे कल्पना कर सकते थे कि जब डार्क लॉर्ड आएगा तो क्या होगा। हालांकि वह कभी उनका छात्र था, उनमें से कोई भी आत्मविश्वास से यह नहीं कह सकता था कि वह उन पर हमला नहीं करेगा क्योंकि वे जानते थे कि वह क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ है और एलिडर का प्रोत्साहन केवल मामले को बदतर बना देगा। तुम जो भी छिपा रहे हो वुल्फ्रिक, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे बता देता। वे रहस्य इस जगह के लोगों के जीवन के लायक नहीं हैं, लेन ने वुल्फ्रिक को याद दिलाया क्योंकि वह जानता था कि एलिडर डार्क लॉर्ड के साथ उत्तर पाने के लिए हत्या करने में संकोच नहीं करेगा। अध्याय 1323 रहस्य खुल गया है। डार्क लॉर्ड के आने से पहले इस द्वंद्व को समाप्त करो। इस आधे योगिनी को बंधक बनाओ और डार्क लॉर्ड से बातचीत करो। यहाँ एक छात्र होने की उसकी यादों को अपील करने पर दांव मत लगाओ। वह जहाज रवाना हो चुका है, बूढ़े आदमी। लेन ने केवल एलिडर के होठों को एक मनोरंजक मुस्कान में मुड़ते हुए देखने का आग्रह किया। लेन के सुझाव पर एलिडर की आंखें गुस्से से चमक उठीं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बंधक बना सकते हो? उसने व्यंग्य किया। मुझे तुम्हें कोशिश करते देखना अच्छा लगेगा। दूसरी ओर वुल्फ्रिक जानता था कि लेन का सुझाव भले ही हताश हो, लेकिन कुल विनाश से बचने का उनका एकमात्र मौका हो सकता है। लेकिन वह ये भी जानता था कि एलिडर बिना लड़ाई के हार नहीं मानेगा। मैं तुम्हें बंधक नहीं बनाऊंगा एलिडर, वुल्फ्रिक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी। लेकिन मैं इसे किसी न किसी तरह से समाप्त करूंगा। एक बूढ़े आदमी के लिए साहसिक शब्द। देखते हैं कि क्या तुम उनका समर्थन कर सकते हो, एलिडर ने जवाब दिया। वुल्फ्रिक का शांत व्यवहार डगमगाया नहीं। उसने गहरी सांस ली। जो कुछ भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार किया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर डार्क लॉर्ड यहाँ आ गया तो बहुत देर हो जाएगी, इससे पहले कि हम इसे सुलझाएं। तुम जानते हो, लेन वुल्फ्रिक के करीब गया। उसकी आवाज़ धीमी और ज़रूरी थी। मुझे पता है, लेकिन कुछ कामों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। वुल्फ्रिक ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लेन से मिलीं। प्रोफेसरों और स्नातकों ने चिंतित नज़रों का आदान प्रदान किया। उनका डर स्पष्ट था क्योंकि उनकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उम्मीद थी कि डार्क लॉर्ड किसी भी पल आ सकता है। ठीक है एलिडर, चलो इसे खत्म करते हैं, वुल्फ्रिक ने आगे बढ़ते हुए कहा। जैसे ही वुल्फ्रिक ने अपना हाथ उठाया, उसके चारों ओर की हवा एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति से चमकने लगी। उसकी हथेली से हवा का एक झोंका फूटा, इतना तेज कि कमरे में मौजूद सभी लोगों को खुद को संभालना पड़ा। मंत्र की शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे किसी के लिए भी अपने पैरों पर खड़ा रहना असंभव हो गया। एलिडर बिना रुके उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे एक अदृश्य बल क्षेत्र का सामना करना पड़ा जिसने उसे क्रूर दक्षता से पीछे धकेल दिया। ये शुद्ध ऊर्जा की दीवार से टकराने जैसा था और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे तोड़ नहीं सका। इस बीच हवा घनी हो गई, लगभग मूर्त, जैसे कि एक अलौकिक सफेद ड्रैगन वुल्फ्रिक के पीछे आकार लेने लगा।
ये ड्रैगन, जो अपने राजसी रूप में अज़ुरा जैसा था, वुल्फ्रिक के सबसे शक्तिशाली मंत्र का प्रकटीकरण था। ड्रैगन की उपस्थिति ने कमरे में मौजूद लोगों पर लगभग जादुई प्रभाव डाला। डार्क आर्मी के सैनिक, जिन्होंने अपने समय में अनगिनत भयानक मंत्र देखे थे, खुद को क्षण भर के लिए चकित पाया। उनकी चिंताएं और गुस्सा पिघल गया, उनकी जगह एक अजीब, सुखदायक शांति ने ले ली। हालांकि एलिडर ने मंत्र के मानसिक प्रभावों का विरोध किया। उसकी मानसिक दृढ़ता दूसरों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, जिससे वह अपना ध्यान बनाए रख सका। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक साइड इफेक्ट था। वुल्फ्रिक के जादू की असली शक्ति और विनाश अभी आना बाकी था। ईथर ड्रैगन की आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं, और उसकी मौजूदगी ही उसके पास मौजूद विनाशकारी शक्ति का संकेत देने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार, जब वुल्फ्रिक ने अपनी बाहें ऊपर उठाईं, तो ईथर ड्रैगन एक भौतिक रूप में बदल गया। वह दहाड़ने लगा, उसका जबड़ा चौड़ा हो गया, मानो वह एक ही बार में एलिडर को निगल जाना चाहता हो। ड्रैगन से निकलने वाली विशुद्ध शक्ति सभी को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी कि वुल्फ्रिक ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया है। लेकिन जैसे ही ड्रैगन एलिडर पर झपटा, हॉल अचानक काले अंधेरे में डूब गया। चमकदार सफेद ड्रैगन, जो कभी वुल्फ्रिक की शक्ति का प्रतीक था, कमरे को निगलने वाले घने, दमनकारी अंधेरे में गायब हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि उनमें से कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि उनके सामने क्या है। ये लगभग मूर्त, दम घुटने वाला लग रहा था। वातावरण में अचानक आए बदलाव, अंधकार की भारी मौजूदगी ने किसी के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ा। वे सभी जानते थे कि डार्क लॉर्ड आ चुका है। डार्क पावर अचूक थी, यह एक डरावना अनुस्मारक था कि वे किसके साथ काम कर रहे थे। एलिडर ने स्थिति के बावजूद खुद को एक गंभीर मुस्कान की अनुमति दी। उसके सुदृढ़ीकरण यहाँ थे। धीरे धीरे अंधेरा साफ हो गया, वुल्फ्रिक और एलिडर के बीच खड़े डार्क लॉर्ड को प्रकट किया। माइकल की उपस्थिति ने बेथनी और प्रोफेसर कायला की सांसें रोक दीं। बेथनी को याद आया कि कैसे 1 साल पहले वह अल्कमी हाउस में प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में घोस्ट से मिली थी। तब वह मुश्किल से उसके रडार पर दर्ज हुआ था, लेकिन अब वह डार्क लॉर्ड था और वह उसके सामने बहुत महत्वहीन महसूस करती थी। इस बीच डिएगो कार्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके पौ सफ़ेद हो गए क्योंकि उसे डार्क लॉर्ड के हाथों मिली अपमानजनक हार याद आ गई। हालांकि उसके दोस्तों और परिवार में से किसी ने भी उसकी हार के बारे में बात नहीं की, लेकिन वह बता सकता था कि वे अंदर ही अंदर उस पर हंस रहे थे। यह नफरत डार्क लॉर्ड के प्रति उसके डर से ज्यादा भड़की। वह पिंजरे में बंद हो गई है न? माइकल ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठाया, जिससे पिंजरे में आग की लपटें उठने लगीं, जो लेनोरा को घेरे हुए थी। जैसे ही आग की लपटें पिंजरे को छूतीं, वह मक्खन की तरह पिघल जाता। पिंजरे को इस तरह नष्ट करने के बाद जैसे कि वह कुछ भी नहीं था, माइकल ने शांति से प्रोफेसरों और स्नातकों को देखा। अंत में उसकी नज़र वुल्फ्रिक पर पड़ी। माइकल ने अपने मुखौटे और हुड को वापस अपने कवच में सिकोड़ने की इच्छा की, जिससे उसका चेहरा दिखाई देने लगा। काश तुम अलग परिस्थितियों में हमारे पास लौटते, बेटा, वुल्फ्रिक ने एक सौम्य स्वर में कहा, जो वर्तमान स्थिति को झुठला रहा था। ये जन्मचिन्ह, वुल्फ्रिक की रहस्यमय बकवास। मुझे अब जवाब चाहिए। एलिडर माइकल की ओर मुड़ा, क्योंकि बाद वाला एलिडर की आंखों में हताशा और निराशा देख सकता था। मैंने रहस्यों से बहुत कुछ पा लिया है, अब कुछ जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि सच कहूं तो मैं तर्कसंगत होने से बहुत दूर चला गया हूं, उसने अपनी आवाज़ धीमी और खतरनाक ढंग से कही। एक आह के साथ माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा, कार्रवाई करने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया। मैंने रहस्यों से बहुत कुछ पा लिया है, अब जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि मैं तर्कसंगत होने से बहुत दूर चला गया हूं। वुल्फ्रिक माइकल की आंखों में गंभीरता देख सकता था। डार्क लॉर्ड झूठ नहीं बोल रहा था। वह किसी को भी बुरी तरह पीटने के लिए तैयार था जो उसे उसके द्वारा मांगे गए उत्तर देने से इनकार करता। माइकल की लड़ाई के लिए तत्परता को देखते हुए वुल्फ्रिक को पता था कि यह एक गंभीर क्षण था, लेकिन लेन अपने तिरस्कार को छिपाने में असमर्थ था और माइकल पर व्यंग्य करता हुआ बोला, अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक बूढ़े आदमी से उत्तर निकलवाना, है न? तुम इतनी दूर आ गए हो, है न? एक साधारण छात्र से एक ऐसे व्यक्ति तक जो बिना सोचे समझे अपने ही भाई को मार डालता है। लेन की आवाज़ तिरस्कार से भरी हुई थी, उसके शब्दों का मतलब गहरा घाव करना था। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ऊपर हो, भूत, लेकिन मैं तो बस एक लड़के को आग से खेलते हुए देख रहा हूं, जो अपने आसपास की हर चीज़ को जला रहा है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें अभी देख लेगी तो क्या कहेगी? लेन ने कहा, उसका व्यंग्य गहरा होता जा रहा था। उसकी आवाज़ में जहर साफ झलक रहा था, हर शब्द उकसाने के लिए बनाया गया था। लेकिन माइकल ने लेन को अपना संयम खोने का संतोष देने के बजाय बस हंस दिया। उसकी हंसी किसी भी ऐसी कार्रवाई से कहीं ज्यादा घातक थी जिसकी वे उससे उम्मीद कर सकते थे। प्रोफेसर लेन, मुझे लगा कि आप इससे ज्यादा होशियार हैं। क्या आपको लगता है कि जब आपके पास कमजोर लोग बंधक बनाने के लिए तैयार हैं, तो भगवान को नाराज करना एक अच्छा विचार है? माइकल ने स्नातकों की ओर इशारा करते हुए ठहाका लगाया।
युवा हालांकि कमजोर थे, लेकिन उन्हें कमजोर कहा जाना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि अंधेरे के देवता द्वारा भी नहीं। इस प्रकार एलियट ने एक कदम आगे बढ़ाया और माइकल की आंखों से मिला। आप भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ आपसे लड़ेंगे। और मत भूलिए, अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है, एलियट वॉटसन ने कहा। एलियट को अपने विश्वासों में बिना किसी हिचकिचाहट के डार्क लॉर्ड का सामना करने के लिए पर्याप्त साहसी देखकर प्रोफेसर कायला को गर्व की लहर महसूस हुई। हाउस वॉरियर्स के प्रमुख के रूप में अपने छात्रों को डार्क लॉर्ड के सामने खड़े होते देखकर उन्हें बहुत गर्व हुआ। सच में, तुम जो कुछ भी कर सकते थे और कह सकते थे, उसमें से तुमने क्लिच मार्ग अपनाया, माइकल हंसा। यार, भले ही तुम में से सैकड़ों लोग मुझसे लड़ने आए, मैं फिर भी तुम्हें बुरी तरह हरा दूंगा, माइकल ने अपना हाथ उठाने से पहले हंसते हुए कहा। एलियट प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि डार्क लॉर्ड के हाथ से हवा का एक शक्तिशाली झोंका निकला, जिसने उसे तूफान में एक डमी की तरह उड़ा दिया। एलियट, बेथनी चिल्लाई जब एलियट दीवार से इतनी जोर से टकराया कि उसमें दरारें पड़ गईं और फिर वह जमीन पर गिर गया। जब डीकन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को उड़ते हुए देखा तो घरों के बीच की दुश्मनी गायब हो गई। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मेजरों के छात्र की तरह आगे बढ़ा, लेकिन माइकल ने उसे भी एक थप्पड़ से उड़ा दिया, जिससे उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। अब हेडमास्टर, मुझे उस बर्थमार्क के बारे में बताओ जिसके बारे में एलिडर ने पूछा था, या आपको अपने पसंदीदा छात्रों को दफनाना पड़ेगा। पछतावा एक कुतिया है, हेडमास्टर, माइकल ने कहा। गर्दन, मैं वास्तव में डार्क लॉर्ड से सहमत हूँ। अगर आपके पास अपने छात्रों की जान बचाने का मौका है तो पछतावा बेकार है। फिर भी तुम यहाँ हो, अपने रहस्यों को उनके जीवन से ऊपर रखते हो, लेन ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर कहा। वुल्फ्रिक की आंखें चिंता और हताशा से चमक उठी, जिसने माइकल को और भी अधिक उत्सुक बना दिया कि वह क्या छिपा रहा है। लापरवाही से अपनी मुट्ठी को चटकाते हुए काले बिजली के बोल्ट उसके हाथ के चारों ओर नाचने लगे, क्योंकि वह शैतानी मुस्कान के साथ डिएगो को देख रहा था। ये दृश्य डिएगो की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या डार्क लॉर्ड को अभी भी उनके अतीत के बारे में कोई शिकायत है। वुल्फ्रिक, तुम क्या छिपा रहे हो? माइकल ने ठंडे स्वर में पूछा। इस बीच कायला मार्टिन ने वुल्फ्रिक की ओर कदम बढ़ाया, उसे कंधों से हिलाते हुए। उसे बताओ कि वह क्या सुनना चाहता है, वुल्फ्रिक। उसने मांग की, उसकी आवाज में निराशा और तत्परता थी। एक अनंत काल की तरह लगने वाले समय के बाद वुल्फ्रिक ने एक गहरी सांस ली और एलिडर को देखा। वह हमेशा रहस्यों का आदमी रहा था, लेकिन वह किसी से भी बेहतर जानता था कि रहस्यों में मामलों को बदतर बनाने का एक तरीका है। उस पल उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अगर वह अपने छात्रों की जान बचाना चाहता था तो उसे सच बताना ही था। एलिडर, वह मेरा भाई है, वुल्फ्रिक ने स्वीकार किया। जब ये शब्द वुल्फ्रिक के मुंह से निकले तो उन्होंने एलिडर को पेट में घूंसा मारा, जिससे वह लड़खड़ा गया। अध्याय 1324। इतने सारे चौंकाने वाले सत्य बम। कमरे में सन्नाटा छा गया, केवल वुल्फ्रिक के कबूलनामे की हल्की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। डॉन का चेहरा उलझन की तस्वीर में बदल गया, जो हर किसी के चेहरे पर हैरान करने वाले भावों को दर्शाता था। एक पल के लिए एलिडर जम गया, रहस्योद्घाटन का भार उसके अंदर समा गया। फिर उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें लगता है कि यह किसी तरह का बीमार मजाक है, उसने कहा, उसकी आवाज़ विश्वासघात से उबल रही थी। तुम बस मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन भावनाओं की अराजकता के बीच माइकल की नज़र वुल्फ्रिक पर टिकी रही। बूढ़े आदमी की आंखों में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके शब्दों की सच्चाई की पुष्टि करता था। यह कोई चाल या हेरफेर करने का हताश प्रयास नहीं था, ये वास्तविक था। अरे, वह झूठ नहीं बोल रहा है। माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। यहाँ तक कि लेन, जो आमतौर पर एक मृत कछुए की भावनात्मक सीमा रखता था, अपने सदमे को छिपा नहीं सका। उसकी हमेशा की तरह तिरस्कार भरी नज़र की जगह जिज्ञासा और आश्चर्य ने ले ली। नहीं, पुराने दोस्त, तुम वाकई मेरे भाई हो, वुल्फ्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन एलिडर वहीं जम गया, समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे सच हो सकता है। वह एक डार्क एल्फ था और वुल्फ्रिक इंसान था। इसके अलावा एलिडर को अपने माता पिता अच्छी तरह याद थे, वे डार्क एल्फ थे। वह झूठ बोल रहा है, भूत। वह हमें स्काईहॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंचने से रोकने के लिए बस टाल मटोल कर रहा है। वह हमारे दिमाग में गड़बड़ करना चाहता है। एलिडर ने वुल्फ्रिक की बातों पर विश्वास करने से इनकार करते हुए विरोध किया। हालांकि माइकल को कोई संकेत नहीं मिला कि वुल्फ्रिक झूठ बोल रहा था। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो मुझे अपने खून की एक बूंद दे दो। ... उद्धरण चिन्ह। माइकल ने शांति से कहा। यह कोई अनुरोध नहीं था, बल्कि एक सीमा रेखा वाला आदेश था। माइकल उनके नियमों के अनुसार खेलना और अच्छा आदमी बनना छोड़ चुका था। चूंकि एलिडर का मूल शरीर सूख चुका था और उसका वर्तमान शरीर उसका नहीं था, इसलिए रिश्तों को निर्धारित करने के लिए रक्त का उपयोग करने वाले पारंपरिक मंत्र काम नहीं करेंगे।
लेकिन सौभाग्य से माइकल के पास वह सिस्टम था जो एलिडर की आत्मा ऊर्जा और वुल्फ्रिक के रक्त में आत्मा ऊर्जा के निशानों की तुलना करके उनके जैविक संबंध को निर्धारित कर सकता था। मत करो, लेन ने वुल्फ्रिक को अपना खून देने से रोकने की कोशिश करते हुए बीच में कहा। एक अनुभवी कीमियागर के रूप में लेन कई अनुष्ठानों और औषधियों के बारे में जानता था जिन्हें रक्त के मालिक को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया जा सकता था। हालांकि वुल्फ्रिक ने अपना हाथ उठाया, चुपचाप लेन को चुप रहने का संकेत दिया। फिर उसने एक जादू किया जिसमें एक चमकता हुआ खंजर बुलाया और अपनी हथेली को चीर दिया। एक शब्द भी बोले बिना उसने खून की बूंदों को माइकल की ओर बहने दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी ने खून की बूंदों को डार्क लॉर्ड की ओर बहते देखा। माइकल ने एक कांच की शीशी में खून की तैरती हुई बूंदों को इकट्ठा किया और अपनी कलाई के एक झटके से उसे अपने सिस्टम स्टोरेज में संग्रहित किया। सिस्टम, खून और एलिडर की आत्मा का विश्लेषण करो। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में भाई हैं, माइकल ने सिस्टम को आदेश दिया। विश्लेषण के लिए होस्ट को 50,000 बैडेज पॉइंट्स खर्च करने होंगे। क्या होस्ट जारी रखना चाहता है? सिस्टम ने पूछा। सिस्टम ने हाल ही में अन्य कार्यों के लिए जो राशि मांगी थी उसकी तुलना में 50,000 तो एक बूंद मात्र थी। माइकल ने तुरंत कीमत पर सहमति जताई और सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। एलिडर सहित सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जब एलिडर ने डार्क लॉर्ड के हाव भाव को देखा तो वह बता सकता था कि माइकल सच्चाई को उजागर करने के कगार पर है। हॉल में तनावपूर्ण सन्नाटा फैल गया। हर आंख डार्क लॉर्ड पर टिकी हुई थी क्योंकि वह सिस्टम के फैसले का इंतजार कर रहा था। अंत में सिस्टम की आवाज माइकल के दिमाग में गूंजी, स्पष्ट और भावना से रहित। विश्लेषण पूरा हुआ। आनुवंशिक संगतता की पुष्टि हुई। एलिडर और वुल्फ्रिक जैविक भाई हैं। माइकल के हाव भाव एक पल के लिए अस्पष्ट रहे, फिर वह वुल्फ्रिक और एलिडर का सामना करने के लिए मुड़ा। एलिडर, वह सच बोल रहा है। वह तुम्हारा भाई है, माइकल ने पुष्टि की और एलिडर के सिर पर बम गिरा दिया। हालांकि एलिडर को नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड इस ठोस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा। उसने माइकल की शक्तियों और उसके द्वारा जादू से चीजों को हासिल करने के अनोखे तरीके को देखा था। माइकल के शब्दों पर भरोसा करते हुए एलिडर ने तरीकों पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि परिणामों को स्वीकार कर लिया। लेकिन कैसे? मैं अपने माता पिता को जानता हूं। एलिडर हकलाया, उसकी आवाज भ्रम और अविश्वास से भरी हुई थी। आपको कुछ स्पष्टीकरण देना होगा, हेडमास्टर। जैसा कि मैंने कहा, मैं रहस्यों से ऊब गया हूं। बेहतर है कि आप खुलकर बताएं और हमें सब कुछ बता दें, माइकल ने शांति से दबाव डाला। माइकल के बोलते ही कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नज़रें वुल्फ्रिक की ओर मुड़ गईं। उनकी निगाहें उम्मीद से भारी थीं। वुल्फ्रिक ने उनकी निगाहों का भार महसूस किया, ये जानते हुए कि वह अब एलिडर को दर्दनाक सच्चाइयों से नहीं बचा सकता। माइकल सही था, रहस्यों ने पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था। वुल्फ्रिक ने अपनी कहानी शुरू करने से पहले एक गहरी, स्थिर सांस ली। उसकी आवाज़ लंबे समय से रखे गए रहस्यों के भार से भारी थी। एलिडर, हमारी माँ एक डार्क एल्फ थी और हमारे पिता इंसान थे। वे एटोनीस से थे, एक ऐसा क्षेत्र जो नश्वर दुनिया के किनारों से परे मौजूद है। एटोनीस के उल्लेख पर माइकल के अंदर एक स्पष्ट झटका लगा। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, आमतौर पर शांत रहने वाले डार्क लॉर्ड से आश्चर्य का एक दुर्लभ संकेत। एटोनीस का क्षेत्र नश्वर क्षेत्र के बाहर मौजूद एक क्षेत्र से कहीं अधिक था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां डार्क एल्फ और वुड एल्फ डार्क लॉर्ड की पूजा करते थे। ये तथ्य कि एलिडर के माता पिता इतनौस से थे, उसके लिए एक झटके के अलावा कुछ नहीं था। तुम्हें अपने माता पिता अच्छी तरह याद हैं, एलिडर। हालांकि तुम उनसे कभी नहीं मिले, सच में नहीं। उनके बारे में तुम्हारी जो यादें हैं वे मैंने गढ़ी हैं। मैंने तुम्हारी सच्ची यादों को बंद करके उनकी जगह मनगढ़ंत बातें रख दी, जो उस समय तुम्हें कठोर सच्चाइयों से बचाने के लिए एक जरूरी धोखा था। वुल्फ्रिक ने आगे कहा। उसकी नज़र एलिडर से मिली हुई थी, जो ध्यान से सुन रहा था, अपने बिखरे हुए अतीत के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। एलिडर का गुस्सा सतह पर उबल रहा था, क्योंकि उसका अविश्वास एक स्पष्ट रोष में बदल गया था। ये रहस्योद्घाटन की उसके अतीत के बारे में उसकी पूरी समझ, उसके माता पिता की यादें वुल्फ्रिक द्वारा गढ़ी और आरोपित की गई मनगढ़ंत बातों से ज्यादा कुछ नहीं थी, ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक तेज, प्रतिक्रियात्मक विस्फोट में एलिडर वुल्फ्रिक की ओर झपटा, विश्वासघात के लिए उससे शारीरिक रूप से भिड़ने का इरादा रखते हुए। हालांकि माइकल की मजबूत पकड़ ने उसे वुल्फ्रिक तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। माइकल ने एलिडर की बांह को जकड़ लिया, उसे एक ऐसी अधिक ताकत के साथ स्थिर रखा जो उसकी ईश्वरीय शक्ति की बात करती थी। आगे बढ़ो, हेडमास्टर, हमें समझाओ, तुमने ये सब क्यों किया? माइकल की आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें एक धार थी। क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? किस तरह का भाई अपने ही रिश्तेदारों को धोखा देता है, उनकी यादों को बंद करके उन्हें 2000 साल से ज्यादा समय तक पीड़ित रहने के लिए छोड़ देता है? एलिडर ने गुर्राहट के साथ कहा। दर्द और गुस्सा उबल रहा था, जिससे उसकी आंखों में आंसू भर आए।
यहाँ तक कि माइकल भी अपना सामान्य संयम नहीं रख पाया, उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं क्योंकि वह वुल्फ्रिक के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। क्योंकि एलिडर, तुमने मुझे तुम्हारी यादों को बंद करके उन्हें मनगढ़ंत बातों से बदलने के लिए कहा था, वुल्फ्रिक ने खुलासा किया, एक ऐसा धमाका जिसने सभी को उनके भाईचारे के शुरुआती खुलासे से भी ज्यादा चौंका दिया। क्या मैं कैसे कर सकता था? क्या? एलिडर के शब्द भ्रम और अविश्वास में लड़खड़ा गए। अभिशाप से पहले कि आपकी यादें सच्चाई के केवल अंश हैं, एलिडर। आप सिर्फ स्काई हॉल में नहीं थे या उस अनुष्ठान में शामिल नहीं थे जिसने घोस्ट को धरती पर निर्वासित कर दिया था। आपने उससे कहीं ज्यादा किया, वुल्फ्रिक ने आगे कहा। वुल्फ्रिक द्वारा बोले गए हर शब्द ने माइकल को शारीरिक आघात की तरह मारा। उसे याद आया कि स्काई हॉल ने एलिडर पर क्या क्रूर नियति थोपी थी, उसे हजारों सालों तक जिंदा और जागते हुए एक पेड़ पर लटका दिया था, जो किसी भी यातना से ज्यादा गंभीर सजा थी जिसे वह जानता था। माइकल ने एलिडर के अपने कार्यों के बारे में भी याद किया, कैसे उसने एक महान भलाई की आड़ में किए गए उनके नरसंहार और अत्याचारों को देखने के बाद स्काई हॉल के खिलाफ रुख अपनाया था, कैसे वह भाग गया था उस अनुष्ठान पर अपना काम छोड़कर जो अंततः माइकल को फंसाने वाला था, यह मानते हुए कि यह उस समय महान भलाई के लिए था। लेकिन वुल्फ्रिक के शब्दों को सुनने के बाद माइकल को यह स्पष्ट हो गया कि एलिडर की कहानी में और भी बहुत कुछ था। आप स्काई हॉल के काम में विश्वास करते थे और आपने हैरियट के अजन्मे बच्चे को पृथ्वी पर भेजने के लिए अनुष्ठान बनाया। लेकिन हमारे माता पिता ने आपको रोकने की कोशिश की। वे डार्क लॉर्ड, उसके पिछले अवतार की पूजा करते थे, लेकिन आपको अपने काम पर विश्वास था, यह मानते हुए कि डार्क लॉर्ड को पराजित किया जाना चाहिए। जब उन्होंने नरसंहार किया और निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया, तब आपने स्काई हॉल नहीं छोड़ा। नहीं, आपके जाने का असली कारण उन्हें नष्ट करना था। हमारे माता पिता का बदला लेना, जो स्काई हॉल के बुजुर्गों के हाथों मारे गए। वुल्फ्रिक ने एक और सत्य बम गिराया। उन्होंने आपको अपना काम पूरा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप अड़े रहे। जब आप सरनी खत्म करने वाले थे तो वे स्काई हॉल तक आपके पीछे पीछे आए, लेकिन उन बेचारे लोगों को एहसास नहीं हुआ कि वे शेर की मांद में जा रहे हैं। जब बुजुर्गों ने उन्हें आपको अपना काम और डार्क लॉर्ड के प्रति उनकी वफादारी रोकने के लिए मनाने की कोशिश करते देखा, तो उन्होंने हमारे माता पिता को दुनिया के गद्दार करार दिया। वुल्फ्रिक की आवाज़ भर्रा गई, वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। हजारों साल बाद भी अपने माता पिता को खोने का दर्द अभी भी कच्चा था। मुझे बताओ क्या हुआ, एलिडर ने दर्द से भरी आवाज में गुर्राहट की। स्काई हॉल ने उन्हें जला दिया। आपके कार्यशाला से बाहर निकाले जाने के बाद उनके पूरे कबीले को जिंदा जला दिया। आपको तब तक पता नहीं चला कि स्काई हॉल ने क्या किया था, जब तक बहुत देर नहीं हो गई। आपने उनकी मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया, वुल्फ्रिक ने कहा, जब उसे एलिडर द्वारा अपने माता पिता से कहे गए अंतिम शब्दों की याद आई। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अंधकार में प्रभु पूजक गद्दार मर जाओ। ये वे अंतिम शब्द थे जो एलिडर ने अपने माता पिता से कहे थे। वुल्फ्रिक को याद आया, उस याद का भार उसके बाद की खामोशी में भारी था। अपना बदला लेने के लिए तुमने वही हथियार बनाया जो स्काई हॉल का सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। सेलेस्टियल तोप, वुल्फ्रिक ने कहा, जिससे माइकल की भी भौहें तन गईं। अध्याय 1325 एडविना व्रेथ का भाग्य। माइकल को सेलेस्टियल तोप के साथ अपने टकरावों की स्पष्ट याद थी। पहली बार जब उसने इसका सामना किया तो हथियार की अपार शक्ति और घातक चमक ने उसे अभिभूत कर दिया। उसे वह दर्दनाक क्षण याद आया जब रोवेना ने उसे बचाने के लिए बीम के सामने कूदकर खुद को बलिदान कर दिया था। हालांकि माइकल को रोवेना के भाग्य के अंतिम होने के बारे में संदेह था, लेकिन वह तोप की विनाशकारी क्षमताओं से इनकार नहीं कर सकता था। दूसरी बार जब स्काई हॉल ने फिर से तोप को संभाला तो मोगाशुकु ने हस्तक्षेप किया। प्राचीन हाइड्रा अपनी नींद से उठ गया, एक नाटकीय मोड़ में तोप को उसके निर्माताओं के खिलाफ कर दिया। फिर तोप को स्काई हॉल मुख्यालय में वापस भेज दिया गया, जिससे माइकल को यकीन हो गया कि उसने इसका अंतिम रूप नहीं देखा है। भाड़ में जाओ, माइकल ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, उसका श्राप तनावपूर्ण हवा में धीरे धीरे गूंज रहा था। मैंने सेलेस्टियल तोप बनाए। एलिडर की आवाज ने उसके सदमे को तोड़ दिया, उसके शब्दों में अविश्वास का एक स्पष्ट स्वर था। वुल्फ्रिक ने बस सिर हिलाया, जिससे एलिडर को भारी रहस्योद्घाटन को पचाने का एक पल मिल गया। जैसे ही एलिडर अपने पिछले कामों से जूझ रहा था, स्काई हॉल के स्वर्गदूतों और नित्रोएल के बीच बाहर की लड़ाई एक महत्वपूर्ण चरम पर पहुंच गई। एलिडर द्वारा माइकल को बुलाने से कुछ ही क्षण पहले वह अजुरित के साथ टकराव की कगार पर था। अप्रत्याशित रूप से प्राचीन ड्रैगन और उसकी सेना पीछे हट गई, एक ऐसा कदम जिसने माइकल को हैरान कर दिया। शुरू में उसने सोचा था कि ड्रैगन का पीछे हटना दिन की सबसे चौंकाने वाली घटना थी, लेकिन एलिडर के बारे में खुलासे की तुलना में यह फीका पड़ गया। NOWELL-BE-IN.C एटोनीस, भाई होने के नाते सेलेस्टियल तोप के निर्माता। क्या पागलपन भरा दिन था, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके स्वर में दिन के रहस्योद्घाटन के वजन के साथ मनोरंजन का मिश्रण था। इसके बाद क्या हुआ? एलिडर ने वुल्फ्रिक पर और अधिक जानकारी के लिए दबाव डाला।
वुल्फ्रिक के अगले शब्दों की प्रतीक्षा में माइकल अस्थायी रूप से बाहर चल रही लड़ाई के बारे में भूल गया। उसे पूरा भरोसा था कि स्काईहॉल के स्वर्गदूत शिकार की देवी नित्रोइल के सामने कुछ नहीं थे जिससे वह पूरी तरह से वुल्फ्रिक की कहानी पर ध्यान केंद्रित कर सका। स्काईहॉल को नष्ट करने के लिए आपने जो कुछ बनाया वह कई लोहारों के साथ मिलकर स्काईहॉल के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार बन गया। स्काईहॉल हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी आवश्यक साधन का सहारा लेता है। उसने किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग किया जिसे आप बहुत प्रिय मानते थे। एडविना, एलिडिर ने वुल्फ्रिक की बात पूरी करते हुए बीच में टोका। नाम के उल्लेख ने माइकल के दिमाग में हलचल मचा दी। एडविना व्रेथ न केवल ऑर्डर ऑफ डेथ की संस्थापक थी बल्कि उस वंश की पहली व्रेथ भी थी जो अंततः एश्टन बन गई, नागालैंड की शाही वंश। दूसरे शब्दों में वह गया की पूर्वज और एलिडिर की प्रेमिका थी। उन्होंने उसे पकड़ लिया, सेलेस्टियल तोप के बदले में उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल किया। आप पहले ही अपने माता पिता को खो चुके थे और खुद को दोषी ठहरा रहे थे, इसलिए आप एडविना को मरते हुए भी नहीं देख सकते थे, इसीलिए तुमने तोप सौंप दी, वुल्फ्रिक ने समझाया। उसकी आवाज़ में अफसोस और दर्द था। माइकल समझ सकता था कि इतने सालों के बाद भी ये घटनाएं वुल्फ्रिक के दिल में अभी भी कच्ची थीं। वह ये भी समझता था कि एलिडिर ने तोप क्यों छोड़ी होगी। एडविना के लिए उसका प्यार स्पष्ट था। हर बार जब एलिडिर एडविना की वंशज गया को देखता था तो ये स्पष्ट हो जाता था। वह गया को लगभग अपनी बेटी की तरह मानता था। एलिडिर के संयम और उसके दिल के चारों ओर खड़ी की गई दीवारों के बावजूद माइकल अभी भी गया के लिए उसके मन में मौजूद पिता के प्यार को देख सकता था, क्योंकि वह उसकी प्यारी एडविना की वंशज थी। लेकिन कुछ ने माइकल को बताया कि उनकी प्रेम कहानी उनके सूर्यास्त में खुशी खुशी जीवन जीने के साथ समाप्त नहीं हुई। तोप सौंपने के बाद क्या हुआ? माइकल ने वुल्फ्रिक से और पूछा। स्काईहॉल, वे उदारता के लिए नहीं जाने जाते। उन्होंने आपके विद्रोह को देशद्रोह के रूप में देखा, ये दिखाने का मौका कि जब कोई उन्हें धोखा देता है तो क्या होता है। इसलिए उन्होंने आप पर सेलेस्टियल तोप का इस्तेमाल किया, वुल्फ्रिक ने बताया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों झलक रहे थे। इस बीच माइकल को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने सोचा कि वुल्फ्रिक इस कहानी में कहाँ फिट बैठता है, लेकिन अभी के लिए वह आगे की जांच करने से पहले सुनने के लिए संतुष्ट था। लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ, जिसका मतलब है कि वह शापित सांप, एलिडिर ने फुसफुसाया। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। उसे वुल्फ्रिक को जारी रखने की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही जानता था कि आगे क्या हुआ। एडविना ने खुद को बलिदान कर दिया था, संभवतः उसे बचाने के लिए खुद को तोप के सामने फेंक दिया था। वह हमेशा रक्षक रही थी और उसका यह विश्वास कि वह एक प्राकृतिक मौत मर गई थी अब दर्दनाक रूप से टूट गया था। लेकिन स्काईहॉल की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आपको दया से नहीं बल्कि आपको भीतर से टूटने देने के लिए रिहा किया। उन्होंने किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सेलेस्टियल तोप का इस्तेमाल किया जिस पर उन्हें विद्रोह या मृत्यु के आदेश से किसी भी तरह का संबंध होने का संदेह था। वुल्फ्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन्होंने इसे पवित्र युद्ध कहा तथा उनके नरसंहार को शुद्धिकरण कहा। जैसे जैसे वुल्फ्रिक की कहानी सामने आई, कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। स्नातकों से लेकर अनुभवी प्रोफेसरों तक सभी उपस्थित लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि अच्छाई बनाम बुराई के बारे में उनकी समझ उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी उन्हें सिखाई गई थी। स्काईहॉल, एक संस्था जिसे उन्होंने प्रकाश और अच्छाई के गढ़ के रूप में सेवा दी थी और जिस पर विश्वास किया था, उसे अंधेरे क्रूरता के रंगों में रंगा जा रहा था, जो डार्क लॉर्ड को जिम्मेदार ठहराए जाने वाले किसी भी खलनायक की कहानी से मेल खाता था। इन खुलासों का भार हवा में लटका हुआ था, प्रत्येक व्यक्ति की निष्ठा को चुनौती दे रहा था और उन्हें उस कारण के बारे में असहज सच्चाई का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था जिसका उन्होंने समर्थन किया था। यह महाकाव्य अनुपात का एक दिमागी झटका था। क्या वे हमेशा से गलत पक्ष में लड़ रहे थे? उनके हाव भाव देखकर जो उसे दिखा रहे थे कि वे अपने पूरे जीवन के निर्णयों और स्काईहॉल के प्रति वफादारी पर सवाल उठा रहे थे, माइकल खुद को अंदर से हंसने से नहीं रोक सका। ये आत्मधर्मी मूर्ख इतने भोले थे कि वे मानते थे कि स्काईहॉल प्रकाश की किरण है, लेकिन उसने पूरी तरह से उन्हें दोषी नहीं ठहराया। आखिरकार ये वुल्फ्रिक ही था जो इन रहस्यों को उनसे छिपा रहा था। हमारे माता पिता, एडविना और सेलेस्टियल तोप से मरने वाले सभी लोगों की मृत्यु ने तुम्हें अंदर से खा लिया। तुम्हारा गुस्सा स्काईहॉल के खिलाफ तुम्हारी असहायता के साथ मिलकर जल्द ही पछतावे और आत्मदोष में बदल गया। और यही वह बात है जिसने तुम्हें खुद से इतनी नफरत कर दी कि तुम मरना चाहते थे, खुद को सजा देना चाहते थे। वुल्फ्रिक के शब्द हवा में भारी हो गए और वह चुप हो गया। इससे पहले कि हम ये सब जारी रखें, मेरा एक सवाल है, माइकल ने आखिरकार कहा, जिससे सभी की नज़रें उसकी ओर चली गईं, सिवाय एलिडिर के, जो अभी भी सुनी गई हर बात को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम इस सब में कहाँ थे? तुम उसके भाई थे और हो, जब ये सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे? माइकल ने शांति से पूछा। ये वास्तव में एक अच्छा सवाल है, हमें समझाए, हेडमास्टर, लेन ने वुल्फ्रिक की ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे आज भी इस बात का अफसोस है कि मैं उस समय व्यस्त था।
कहीं दूर, नश्वर दुनिया से बहुत दूर, वुल्फ्रिक ने स्वीकार किया, उसकी आवाज़ में वास्तविक अफसोस और उदासी थी। सुविधाजनक है न हेडमास्टर? आप सबसे भाग्यशाली या बदकिस्मत व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके भाई और स्काईहॉल द्वारा की गई गड़बड़ी से दूर रहे, लेन ने अपने विशिष्ट तिरस्कार के साथ टिप्पणी की। हालांकि इस बार उसका तिरस्कार छात्रों पर नहीं बल्कि खुद हेडमास्टर पर था। लेन, जो कभी भी अपनी बात कहने से नहीं कतराते थे और अंधनिष्ठा को अपने निर्णय पर हावी होने देते थे, ने आंशिक रूप से वुल्फ्रिक को दोषी ठहराया। एक भाई और एक बेटे के रूप में वुल्फ्रिक को अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए थी, कम से कम लेन ने तो यही सोचा था। उसे दोष मत दो, एलिडर ने बीच में बोलते हुए माइकल सहित सभी को चौंका दिया। ईमानदारी से, माइकल को उम्मीद थी कि एलिडर अपना आपा खो देगा और वुल्फ्रिक पर फिर से हमला करेगा। फिर भी उसने इसके विपरीत किया, यहाँ तक कि लेन को वुल्फ्रिक पर अपमानजनक टिप्पणियां करने से भी रोक दिया। उस पल माइकल को लगा कि एलिडर के भीतर कुछ बदल गया है, शायद पछतावे, दुख या चीजों को सही करने की तीव्र इच्छा का एक जबरदस्त मिश्रण। यह उसकी गलती नहीं है। वुल्फ्रिक, मुझे बताओ मैंने और क्या किया? एलिडर ने पूछा। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो एलिडर? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कुछ सुनना चाहिए। अगर यह पहले से ही नहीं हुआ है तो यह तुम्हारे दिमाग को खराब कर देगा। माइकल ने एलिडर को पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन बाद वाला उतना ही जिद्दी था जितना माइकल ने उम्मीद की थी। नहीं, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। अब भागना बंद करने और परिणामों का सामना करने का समय आ गया है, एलिडर ने दृढ़ता से कहा, वुल्फ्रिक को आगे बढ़ने के लिए सिर हिलाते हुए। जब मैं नश्वर लोक में लौटा तो मुझे वह भाई नहीं मिला जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। इसके बजाय मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने अपराधबोध और निराशा से बिखर गया था, आत्मविनाश के कगार पर था। स्काईहॉल के खिलाफ हमारी कमजोरी के बावजूद मैं आपकी मदद करना चाहता था। मेरा इरादा स्काईहॉल छोड़ने का था, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे। आप बहुत डरे हुए थे कि वे अपना क्रोध मुझ पर भी उतार सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोने के बारे में नहीं सोच सकते थे जिसकी आप परवाह करते थे, फिर भी आप यादों के साथ नहीं जी सकते थे। एक दिन मैंने पाया कि आप अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वुल्फ्रिक ने कहा, आगे बढ़ने से पहले खुद को संभालने के लिए रुका। आप पूरी तरह से टूट चुके थे, लगातार बुरे सपनों से घिरे हुए थे। उस हताश क्षण में भी आप अपना जीवन समाप्त करने के बारे में नहीं सोच सकते थे, इसलिए आपने मुझसे कोई दूसरा रास्ता पूछा। तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी यादों को बंद करके तुम्हें स्काईहॉल पहुंचा दूं। ये तुम्हारा खुद को सजा देने का तरीका था, कुछ हद तक मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका। तुम मानते थे कि उन यादों को बनाए रखना तुम्हें अंततः आत्महत्या के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए तुमने उन्हें बंद करके रखने का फैसला किया ताकि तुम खुद को बचा सको और शायद उस भाग्य को टाल सको जो तुम्हें अपरिहार्य लगता था। वुल्फ्रिक के शब्द हॉल में गूंजने के बाद सभी पर गहरा सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि स्नातक, जो कुछ क्षण पहले एलिडर का सामना करने के लिए उत्सुक थे, अब उसके प्रति सहानुभूति की भावना महसूस कर रहे थे। उन्हें लगने लगा कि शायद डार्क लॉर्ड और उसके अनुयायी बुराई के सच्चे अवतार नहीं थे। एलिडर अपने अतीत को फिर से पचाते हुए अच्छी तरह से जानता था कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। एक पेड़ पर सदियों तक लटके रहना, स्काईहॉल के खिलाफ प्रतिशोध की योजना बनाना, अपने हाथों पर लगे खून के प्रति अंधा होना। उन यादों को खोलो, एलिडर ने आगे बढ़ते हुए कहा। वाह, यह अच्छा विचार नहीं है एलिडर। क्या इसके बारे में सुनना पर्याप्त नहीं है? माइकल ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन एलिडर दृढ़ था। मुझे अपने अतीत का सामना करने की जरूरत है। वे यादें मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। अब समय आ गया है कि मैं भागना बंद कर दूं, दूसरों को दोष देना बंद कर दूं और संगीत का सामना करूं। एलिडर ने बहस की किसी भी संभावना को समाप्त करते हुए दृढ़ता से घोषणा की। फिर वह वुल्फ्रिक की ओर मुड़ा, उसकी आवाज़ नर्म हो गई, लगभग विनती करने के बिंदु पर। उन यादों को अनलॉक करें। एक बार फिर मेरा भाई बनो। विनती के बावजूद एलिडर के स्वर में उसके दृढ़ संकल्प की दृढ़ता थी, जिससे वुल्फ्रिक को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। वुल्फ्रिक केवल यह उम्मीद कर सकता था कि एलिडर वास्तव में अपने अतीत का सामना करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगे, वुल्फ्रिक ने अपने भाई की आंखों में दृढ़ संकल्प को पहचानते हुए स्वीकार किया। अध्याय 1326 माइकल बनाम वुल्फ्रिक आए। जैसे ही वुल्फ्रिक धीरे धीरे एलिडर के पास पहुंचा, हवा में तनाव साफ झलक रहा था। माइकल ने भाइयों के बीच के गहन पल के लिए जगह बनाते हुए एक तरफ कदम बढ़ाया। वुल्फ्रिक ने गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ एलिडर के माथे पर टिकाने के लिए बढ़ाया। स्पर्श से एलिडर क्षण भर के लिए तनाव में आ गया, फिर खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। वुल्फ्रिक के हाथ से एक गर्माहट फैली, जो जल्दी ही एक तेज चुभन में बदल गई, जिसने एलिडर की इंद्रियों को उसके सिर के अंदर जुन की तरह तबाह कर दिया। आह, एलिडर कराह उठा, दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। माइकल सहित दर्शकों ने एलिडर को संघर्ष करते हुए देखा। उसका शरीर तब तक लड़खड़ाता रहा जब तक कि वह अपने घुटनों पर नहीं गिर गया।
उसका दिमाग फिर से जागृत यादों का एक बवंडर था जो उसके अंदर अजेय बल के साथ बह रहा था। बचपन की तस्वीरें, अपने माता पिता के जले हुए अवशेषों का भयावह दृश्य और सेलेस्टियल तोप द्वारा फैलाई गई भयावह तबाही उसके सामने घूम गई। एडविना व्रेथ के वीर बलिदान को याद करते हुए उसके चेहरे पर आंसू बह निकले, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को तोप की घातक किरण के सामने फेंक दिया था। लेकिन यादों की यह बार सिर्फ पीड़ादायक नहीं थी, इसने रूनों पर उसकी गहरी पकड़ को भी फिर से जगा दिया, जिससे उसका कौशल तुरंत बढ़ गया। रून शिल्प का दबा हुआ ज्ञान जिसने उसे डार्क लॉर्ड को कैद करने वाले अनुष्ठान के वास्तुकार और सेलेस्टियल तोप के निर्माता के रूप में आकार दिया था, शक्तिशाली रूप से फिर से सामने आया, जिसने उसे 6 स्टार रून मास्टर में बदल दिया। रूनों के बारे में दबा हुआ हर ज्ञान अब सामने आ गया था, जिसने एलिडिर की क्षमताओं को मौलिक रूप से बढ़ाया और उसे उसकी पूरी क्षमता में वापस लाया। दूसरों को शायद ये बात समझ में न आई हो, लेकिन माइकल ने समझ ली। उसने एलिडिर से निकलने वाली ऊर्जा में उछाल महसूस किया। इसने उसे उस समय की याद दिला दी जब उसने रेलिन को एक 5 सितारा रसोया बनाया था। हालांकि ये क्षण माइकल के लिए जश्न मनाने का नहीं था, ये वे यादें थीं जिन्होंने एक बार एलिडिर को आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था। संभावित उथल पुथल को समझते हुए वह जानता था कि केवल समय ही एलिडिर पर इन नई उभरी यादों के प्रभाव को प्रकट करेगा। जैसे ही वुल्फ्रिक ने एलिडिर को वह स्थान देते हुए पीछे हटना शुरू किया जिसकी उसे जरूरत थी, कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। एलिडिर का शरीर अनलॉक की गई यादों के भार से कांप रहा था, हर एक इतनी तीव्रता से उभर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से हिल रहा था। माइकल पास ही खड़ा था, उसकी उपस्थिति एक चेतावनी और सुरक्षा दोनों थी। अगर एलिडिर उसके बोझ के नीचे गिरने या इससे भी बदतर, उसके दुख को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई संकेत दिखाता तो वह हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था। माइकल ने बारीकी से देखा, उसका अनुभव उसे बता रहा था कि हालांकि ये यादें निस्संदेह एक भारी अभिशाप थीं, एलिडिर में अब उन्हें झेलने की ताकत हो सकती है। डार्क आर्मी में बिताए गए वर्षों और बचाए जाने के बाद से उसने जो लचीलापन बनाया था, उससे पता चलता है कि एलिडिर अब निराशा के आगे झुके बिना अपने अतीत का सामना कर सकता है। माइकल सतर्क लेकिन आशावान रहा, उसे विश्वास था कि एलिडिर के पास अपने अतीत में पैदा हुए राक्षसों का सामना करने की नई हिम्मत है। आखिरकार एलिडिर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, क्योंकि उसकी हरकतें अस्थिर और अनिश्चित थीं। अन्य लोग उसे चिंता और जिज्ञासा के मिश्रण से देख रहे थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उसकी यादों के फिर से उभरने से क्या हो सकता है। वह बुदबुदाने लगा और यादों के उस हमले को छांटने लगा जो उस पर बमबारी कर रहा था। मुझे याद है, लपटें, एलिडिर ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज में एक भयावह धार आ गई। मेरे माता पिता मेरी बात सुनने के लिए विनती कर रहे थे, उनके चेहरे पीड़ा में मुड़ गए क्योंकि वे मुझे उस रास्ते से वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे जिस पर मैं चलने के लिए दृढ़ था। उसकी मुट्ठियां उसकी भुजाओं पर कसी हुई थीं, उसकी पकड़ के तनाव से उसकी उंगलियां सफ़ेद हो रही थीं। कार्यशाला, अब मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैंने जो रन बनाए थे, यह मानते हुए कि मैं दुनिया को बचा रहा हूँ। जैसे ही उसने बात जारी रखी, उसकी आवाज़ टूट गई। और एडविना, उसकी बहादुरी, उसका बलिदान, वह मेरे लिए सेलेस्टियल तोप की किरण के सामने खड़ी थी। उसने मुझे बचाया और मैं उसे नहीं बचा सका। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे जो उसकी पीड़ा के क्षण में अनसुने थे। मैंने उन्हें, अपने माता पिता को शाप दिया, उन्हें डार्क लॉर्ड की पूजा करने के लिए देशद्रोही कहा। वे मेरे कारण, मेरे अहंकार, मेरे अंधेपन के कारण मारे गए। उसके शब्द एक धार बन गए, प्रत्येक स्मृति अधिक दर्द और पछतावे को उजागर करती रही। स्काईहॉल ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे काम को अपने युद्ध, अपने शुद्धिकरण के लिए तोड़ मरोड़ दिया। उन्होंने मेरे नाम पर हत्या की और मैं इसका हिस्सा था। माइकल ने शांति से अपना हाथ एलिडिर के कंधे पर रखा, एक मौन आश्वासन देते हुए कि वह उसके लिए वहां था। इस छोटे से इशारे ने एलिडिर के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिससे उसे 2000 साल पहले की तुलना में कम अकेलापन महसूस करने में मदद मिली। उस समय के विपरीत डार्क लॉर्ड अब उसके साथ था और साथ मिलकर वे स्काईहॉल को ईंट से ईंट करके नष्ट कर सकते थे। तुमने सब कुछ सुन लिया है, इसलिए पीछे हट जाओ, स्काईहॉल की रक्षा करते हुए मत मरो, माइकल ने कहा। उसका हाथ अभी भी एलिडिर के कंधे पर था और उसने अपनी नज़र स्नातकों और प्रोफेसरों की ओर घुमाई। उसके शब्द एक साधारण अनुरोध के बजाय, अगर वे उसके रास्ते में खड़े होने का फैसला करते हैं तो प्रतिशोध का एक डरावना वादा थे। स्नातकों और प्रोफेसरों को अब हेडमास्टर द्वारा बताए गए स्काईहॉल की क्रूरता का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। हालांकि वुल्फ्रिक डार्क लॉर्ड को रोकने के लिए किंग जियू के आदेश से बंधा हुआ पीछे नहीं हट सकता था। एक भारी आह के साथ वुल्फ्रिक ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, भूत। मुझे तुम्हारे रास्ते में खड़े होने का पछतावा है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, वुल्फ्रिक ने कहा, उसकी आवाज़ इस्तीफे से भरी हुई थी। और ऐसा क्यों है, हेडमास्टर? आप स्काईहॉल के साथ क्यों जुड़े हुए हैं जबकि उन्होंने आपके माता पिता को मार डाला है, आपके भाई को इतना दर्द दिया है और अनगिनत निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया है?
इससे पहले कि मैं तुम्हें हेडमास्टर के रूप में देखना बंद कर दूं और तुम्हें स्काईहॉल का एक और गुर्गा समझूं, मुझे समझाओ। माइकल की आवाज़ में धमकी की सीमा थी, जो स्पष्ट रूप से उसकी हताशा और अधीरता को दर्शा रही थी। हालांकि वह वुल्फ्रिक का सम्मान करता था, माइकल के धैर्य की अपनी सीमाएं थीं। चाहे कोई भी कारण हो, अगर वुल्फ्रिक उसके रास्ते में खड़ा होता तो बुरे आदमी को अनुभव होता कि डार्क लॉर्ड के क्रोध का सामना करना कैसा होता है। माइकल की धमकी से प्रोफेसर और स्नातक तनाव में आ गए। उनकी आंखें डार्क लॉर्ड और वुल्फ्रिक के बीच घूम रही थीं, उनकी वफादारी में दरार थी। एक तरफ उन्होंने पहचाना कि स्काईहॉल सजा का हकदार था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हेडमास्टर डार्क लॉर्ड को विफल करने का प्रयास करता तो वे बस एक तरफ खड़े नहीं हो सकते थे। वुल्फ्रिक के प्रति उनकी वफादारी उन्हें उसके साथ खड़े होने के लिए मजबूर करती थी, भले ही इसका मतलब माइकल का विरोध करना हो। वुल्फ्रिक, क्यों? एलिडिर ने पूछा, उसकी आवाज़ में भ्रम और निराशा का मिश्रण था। वुल्फ्रिक, तुम क्या कर रहे हो? प्रोफेसर कायला आगे बढ़ी, उनकी आंखें विनती कर रही थीं। वुल्फ्रिक को अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। इस बीच माइकल का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर वुल्फ्रिक अभी भी स्काईहॉल के साथ जुड़ा हुआ था और स्काईहॉल ने उसके परिवार के साथ जो कुछ भी किया था, उसके बावजूद एक हारने वाली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, तो ये स्पष्ट था कि कोई उसे हेरफेर कर रहा था या भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर रहा था। माइकल ये भी जानता था कि वुल्फ्रिक अपने माता पिता की हत्या के समय और एलिडिर की पीड़ा के दौरान नश्वर क्षेत्र से अनुपस्थित था। इससे पता चलता है कि वुल्फ्रिक का पीछे हटने से इनकार करना उसके माता पिता की मृत्यु के दौरान उसके ठिकाने और वहां उसके द्वारा की जा रही गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। मुझे अनुमान लगाने दो, तुम किसी की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो। कोई ऐसा जिसके साथ तुम उस समय थे जब एलिडिर स्काईहॉल द्वारा उस पर थोपी गई सारी मुसीबतों से गुजर रहा था, माइकल ने शांति से कहा। वह अनुमान लगा रहा था, वुल्फ्रिक की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना चाहता था। ईमानदारी से कहूं तो माइकल को यकीन नहीं था कि वुल्फ्रिक किसी की रक्षा कर रहा था, लेकिन जब उसने वुल्फ्रिक के हाव भाव में सूक्ष्म परिवर्तन देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसका अनुमान सही था। तो आप किसी की रक्षा कर रहे हैं? माइकल ने खुद से कहा। आप किसकी रक्षा कर रहे हैं हेडमास्टर? आप अपने जीवन और अपने माता पिता की मौत के प्रतिशोध से ऊपर किसे प्राथमिकता दे रहे हैं? माइकल ने ठंडे स्वर में पूछा। लेकिन इससे पहले कि वुल्फ्रिक जवाब दे पाता, माइकल ने अपने कान में हल्का कंपन महसूस किया, क्योंकि उसने नित्रोएल से संचार स्वीकार कर लिया था। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? इसे और मत खींचो। हर सेकंड बर्बाद करने से स्काईहॉल हमारा सामना करने के लिए और अधिक तैयार हो जाता है। हमें अब उस पोर्टल गेटवे की जरूरत है, नित्रोएल ने माइकल से तेजी से आग्रह किया। नित्रोएल की आवाज़ सुनकर, जिससे पता चलता था कि उसका धैर्य खत्म हो रहा था, एलिडिर को पता था कि डार्क लॉर्ड अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती हटा देगा। एक तरफ हट जाओ वुल्फ्रिक, तुम ये लड़ाई नहीं चाहते। एलिडिर ने अपने भाई को पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश की, हालांकि वह अभी भी अपनी यादों से उबर रहा था। आखिरी मौका हेडमास्टर, मैं अपने धैर्य के लिए नहीं जाना चाहता। माइकल ने पीछे हटते हुए कहा, नीचे हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। जिससे स्नातक और प्रोफेसर कायला और लेन को छोड़कर भी पीछे हट गए। भूत, ऐसा मत करो, प्रोफेसर कायला ने माइकल की ओर अपनी विनती भरी निगाह घुमाते हुए कहा। वह जानती थी कि उनकी संयुक्त शक्ति भी डार्क लॉर्ड को नहीं रोक सकती। मैं उसे नहीं मारूंगा, माइकल ने सिर हिलाकर एलिडिर को आश्वस्त किया। लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि इससे चोट नहीं लगेगी, उसने अपनी निगाह वुल्फ्रिक की ओर घुमाते हुए कहा। उस पल लेन को एहसास हुआ कि टकराव अपरिहार्य था। माइकल की कलाइयों के चारों ओर काली बिजली चमकने लगी और कमरे में अंधेरा छाने लगा। युद्ध के लिए तैयार डार्क लॉर्ड को देखकर वुल्फ्रिक ने खुद का बचाव करने की तैयारी में एक गहरी सांस ली। हम आपके साथ हैं, हेडमास्टर, एलियट ने आगे बढ़ते हुए घोषणा की, जबकि अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चले गए। अपने हेडमास्टर के प्रति उनकी वफादारी डार्क लॉर्ड के प्रति उनके डर से कहीं ज्यादा थी। ये होने वाला है, चोट लगी है, लेन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया और खुद को शांत करते हुए उसने भी वुल्फ्रिक की ओर कदम बढ़ाया। उस समय सभी स्नातक और प्रोफेसर वुल्फ्रिक के पीछे डार्क लॉर्ड का सामना करने के लिए खड़े हो गए। बिना समय गंवाए डेकोन सॉन्डर्स ने अपना हथौड़ा ऊपर उठाकर माइकल पर हमला किया। हथौड़ा अशुभ रूप से चमक रहा था, इसकी सतह पर रून उकेरे गए थे जो इसे रहस्यमय प्रकाश से रोशन कर रहे थे। माइकल ने निकट आती आकृति को देखकर हंसी उड़ाई, उसकी अभिव्यक्ति चिंता के बजाय हल्के मनोरंजन की थी। अपने हाथ के एक सरल खारिज करने वाले इशारे के साथ उसने हवा का एक शक्तिशाली झोंका छोड़ा। बल ने डेकोन को सीधे पकड़ लिया, उसे चीरगुड़िया की तरह हवा में उछाल दिया। वह एक जोरदार दरार के साथ दीवार से टकराया, जिससे पत्थर पर मकड़ी के जाले के टुकड़े हो गए। तो चलो आगे बढ़ो, लेकिन तुम्हें शायद उन उपचार औषधियों को संभाल कर रखना चाहिए, तुम्हें उनकी जरूरत पड़ने वाली है, माइकल ने शेष दर्शकों को चिढ़ाते हुए कहा। अध्याय 1327 माइकल बनाम वुल्फ्रिक 2। डेकोन के भाग्य को देखते हुए अन्य लोग तुरंत अपने हमलों में एकजुट हो गए।
उन्हें पता था कि बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रोफेसर कायला ने अपनी योद्धा विरासत को मूर्त रूप देते हुए अपने चारों ओर नाचती हुई अलौकिक तलवारें बुलाईं, जो माइकल की ओर हवा में चीरती हुई चली गईं। प्रत्येक तलवार चांदी की चमक के साथ चमक रही थी, सटीकता से निशाना साध रही थी, फिर भी माइकल की त्वरित हरकतों ने उन्हें आसानी से विक्षेपित कर दिया। इस बीच लेन ने कीमिया के अपने ज्ञान से आगे की ओर कई मनगढ़ंत शीशियां फेंकी। प्रभाव के बाद वे चकाचौंध करने वाली चमक और हानिकारक धुएं में बदल गईं, जो भ्रमित करने के लिए डिजाइन की गई थीं। लेकिन माइकल ने अपने हाथ की एक लहर से हवा के झोंके के साथ धुएं को तितर-बितर कर दिया, जिससे उसकी खुद की कुशलता का प्रदर्शन हुआ। पीछे से इलियट वॉटसन ने अपने शक्तिशाली मंत्र डाले और माइकल पर बिजली के तेज बोल्ट दागे। प्रत्येक बोल्ट हवा में एक सिजल के साथ उड़ता हुआ माइकल को चौंका देने के उद्देश्य से जा रहा था। फिर भी माइकल की प्रतिक्रियाशील ऊर्जा ढाल उसके चारों ओर भौतिक रूप ले चुकी थी, जिसने बिजली के बोल्टों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। इलियट ये देखकर दंग रह गया कि उसका सबसे शक्तिशाली मंत्र डार्क लॉर्ड के सामने इतना महत्वहीन लग रहा था। लेकिन उसके अवचेतन मन ने इसे समझ लिया। डार्क लॉर्ड सिर्फ एक साधक नहीं था, वह एक देवता था, अंधकार का देवता। एलिडर और डार्क आर्मी के सैनिक पीछे हट गए, जिससे उनके स्वामी को मेजरों, प्रोफेसरों और छात्रों से निपटने का मौका मिला। लेकिन एलिडर की नज़र वुल्फ्रिक से कभी नहीं हटी, जो जादू करने की तैयारी कर रहा था, जबकि अन्य डार्क लॉर्ड का ध्यान भटका रहे थे। बेथनी वाइट पीछे न रहने के लिए धीरे से मंत्रोच्चार करती हुई घुटनों के बल बैठी और जमीन पर कुछ रून खींचे, जिससे माइकल के पैरों के नीचे की जमीन चमक उठी। इन रूनों ने माइकल के चारों ओर एक ईथर पिंजरा बना दिया। कुछ सेकंड के लिए ये टिक गया, लेकिन माइकल की शक्ति बढ़ गई, जिसने सिर्फ एक झटके से जादुई बंधनों को तोड़ दिया। उसे समय चाहिए, लेन ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। लेन ने एक गंभीर भाव के साथ औषधि और कीमिया के अपने व्यापक ज्ञान का उपयोग किया। उसने अपने वस्त्र से कई शीशियां निकालीं और उन्हें मिश्रण में डाल दिया। शीशियां टकराने पर टूट गईं, जिससे विभिन्न रंगों की घूमती हुई धुंध निकली, जिसने एक भ्रामक धुंध पैदा कर दी। धुंध के भीतर डरावने जीवों की भूतिया छवियां दिखाई दीं, जो माइकल को भ्रमित करने और विचलित करने के प्रयास में उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसे उम्मीद थी कि इससे वुल्फ्रिक को अपना जादू पूरा करने के लिए कीमती सेकंड मिल जाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर लेन जानता था कि जादू चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये डार्क लॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि डार्क लॉर्ड एक देवता था और नश्वर मंत्र और साधनाएं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं। वास्तव में क्या यह आपके पास सबसे अच्छा है? माइकल ने हंसते हुए कहा। उसके सामने का दृश्य डराने वाला नहीं बल्कि मनोरंजक लग रहा था। उसके हाथ हवा में घूम रहे थे, जटिल पैटर्न बना रहे थे जो एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार किया, ऊर्जा उसके ठीक ऊपर प्रकाश और छाया के एक विशाल घूमते हुए भंवर में विलीन हो गई, जिससे पूरे हॉल में भयानक छाया और प्रकाश की चमक दिखाई देने लगी। मंत्र का परिमाण भयावह था, बल्कि ऐसी तरंगें निकल रही थीं कि देखने वालों में सबसे बहादुर दिल भी लड़खड़ा रहे थे। स्नातक और प्रोफेसर विस्मय और भय से मुंह बाए खड़े थे, उनके चेहरे मंत्र की चमकदार ऊर्जा से जगमगा रहे थे। मंत्र बिजली के बोल्ट और उसके केंद्र से निकलने वाली गर्जना के साथ एक तूफान जैसा था, जो अकादमी की नींव को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। जैसे ही वुल्फ्रिक का मंत्र अपनी चरम तीव्रता पर पहुंचा, उसने ऊर्जा की एक ऐसी धारा छोड़ी जो हवा को चीरती हुई प्रतीत हुई। लेकिन वह जानता था कि चाहे वह कोई भी मंत्र क्यों न डाले, यह उसे खरोंच भी नहीं पाएगा। लेकिन वह उन्हें उन नश्वरों और उसके एक भगवान के बीच की खाई को दिखाना चाहता था। मंत्र की अपार शक्ति के कारण हॉल कांप उठा और दीवारें कराह उठीं, बल से टूट गईं। जल्द ही एक चमकदार रोशनी और उसके बाद एक बहरा कर देने वाली गर्जना ने माइकल को घेर लिया, जिससे हॉल में शॉकवेव फैल गई और दर्शक पीछे की ओर उछल पड़े। प्रोफेसर और ग्रेजुएट दोनों ही रैगडॉल की तरह एक तरफ फेंक दिए गए, उनके शरीर दीवारों से टकरा रहे थे और ऐसी धमाकों की आवाज़ें गूंज रही थीं जो अशुभ थीं। धूल और मलबे ने हवा को भर दिया, क्योंकि हॉल धुएं और आग के बादल में डूबा हुआ था जहां माइकल खड़ा था। एक पल के लिए खांसी और धूल के जमने की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं था। क्या ये खत्म हो गया है? बेथनी ने खुद को मलबे से ऊपर धकेलते हुए कहा। क्या हमने उसे पकड़ लिया? डिएगो ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि उसने अपने चेहरे से धूल पोंछी थी। दूसरी ओर प्रोफेसर कायला ने खुद को एक टूटे हुए खंभे के सहारे स्थिर करते हुए धूल को बाहर निकाला और धुंध के माध्यम से देखने की कोशिश की। हर कोई सतर्क रहें, उसने दूसरों को चेतावनी दी। लेकिन लेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। जैसे ही धूल जमने लगी, एक आकृति का सिलहुट उभरने लगा जहां जादू ने वार किया था। आकृति सुरक्षित खड़ी थी, उसके चारों ओर की काली ऊर्जा जादू के अवशेषों को इस तरह से नष्ट कर रही थी जैसे कि वह मात्र धुंध हो। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि माइकल ही था। प्रभावशाली, लेकिन लगभग पर्याप्त नहीं, माइके ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। स्नातक और प्रोफेसर शब्दों से परे स्तब्ध थे।
ये जानते हुए भी कि वह एक देवता था, उन्होंने एक हल्की सी उम्मीद पाल रखी थी कि वुल्फ्रिक, जो कि उनके द्वारा जाना जाने वाला सबसे शक्तिशाली साधक है, और उसका दुर्जय जादू कम से कम डार्क लॉर्ड को धीमा कर सकता है। हालांकि माइकल ने जादू का सामना किया और ऐसे उभरा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने शांति से अपनी गर्दन को तोड़ा क्योंकि उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन बज रहे थे जिससे उसे बदमाश अंक मिले। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए होस्ट को बधाई। इनाम है 50,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 50,000 बदमाश अंक। ... फिर माइकल ने लापरवाही से अपनी कलाई हिलाई और डूमरिंगर उसके हाथ में आ गया। जिस क्षण युद्ध हथौड़ा दिखाई दिया, उनके आसपास का तापमान थोड़ा कम हो गया। हर कोई हथौड़े के सिर को बर्फीले नीले रंग से चमकते और ठंडी ठंड छोड़ते हुए देख सकता था। हथौड़े पर उकेरे गए रून खतरनाक ढंग से चमक रहे थे जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। मैं आपका मनोरंजन करना चाहता हूं, लेकिन मैं जल्दी में हूं। तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, है ना? माइकल ने लापरवाही से मुस्कुराया और हथौड़ा उठाया। कावल ले लो। जैसे ही कायला मार्टिन की चेतावनी हॉल में गूंजी, माइकल ने बिना कुछ कहे डूमरिंगर उठाया। उसने हथौड़े के भीतर प्राचीन बर्फ के कोर को सक्रिय किया और उसे फर्श पर पटक दिया। इस प्रभाव से पूरे हॉल में झटके महसूस हुए, जमीन फट गई और जबरदस्त बल के नीचे एक गड्ढा बन गया। विस्फोट की शक्ति से वुल्फ्रिक समेत सभी लोग उड़ गए। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। हथौड़े के कोर से बर्फ की एक व्यापक लहर फूटी जो तेजी से पूरे हॉल में फैल गई। भयंकर ठंड ने हर किसी और हर चीज को धो डाला, जिससे वे तुरंत जम गए। बर्फ की मोटी परतें तेजी से जम गईं, जिससे लड़ाके क्रिस्टल क्लियर जेलों में बंद हो गए। पूरा हॉल एक सर्द परिदृश्य में बदल गया। हर सतह पर बर्फ जमी हुई थी और सैनिक बीच बीच में जमे हुए थे। उनके हाव भाव डार्क लॉर्ड के हथियार की ठंडी शक्ति से समय में बंधे हुए थे। तापमान इतना गिर गया कि हवा क्रिस्टलीकृत हो गई, मंद रोशनी में चमकने लगी और जमे हुए दृश्य पर सन्नाटा छा गया। दूसरी ओर डार्क आर्मी के सैनिक, जिन्होंने केवल डार्क लॉर्ड के दूसरे हथियार की अफवाहें सुनी थीं, बर्फ से नहीं बल्कि भय और भय से जमे हुए थे। उन्होंने डूमरिंगर की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यह एक भयावह और मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य था। अरे, क्या तुमने वह देखा? एक सैनिक ने अपने विरोधियों की जमी हुई आकृतियों को देखते हुए कहा। उनके चेहरे आश्चर्य और भय से भरे हुए थे। अरे, यह कोई साधारण हथियार नहीं है, ये दुनिया के अंत जैसी कोई चीज है। दूसरे ने माइकल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए कहा, जो बर्फीले सन्नाटे के बीच शांत और आज्ञाकारी खड़ा था। यार, बॉस मजाक नहीं कर रहा था जब उसने कहा कि वह इसे जल्दी खत्म करने जा रहा है। लेकिन एक आधे आकाशीय को ऐसे जमाना जैसे वह कुछ भी नहीं है, ये तो पागलपन है। दूसरे ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह एक भगवान है, और यह शुरू में लड़ाई भी नहीं थी। एलिडर ने सवालों को चुप करा दिया, एक भगवान और नश्वर के बीच शक्ति के अंतर पर जोर देते हुए। माइकल धीरे धीरे वुल्फ्रिक और लेन की ओर चला गया, जो दोनों बर्फीले ढाल के अंदर जमे हुए और पिंजरे में बंद थे। केवल उनकी पुतलियां हिल रही थीं। ये सब जल्द ही खत्म हो जाएगा, माइकल ने अपने आदमियों की ओर देखने से पहले शांति से उनसे कहा। चलो स्काई हॉल के इस पोर्टल गेटवे पर कब्जा कर लेते हैं, और कोई उसे जगा दे। वह सो रही है। माइकल को समझ नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या लेनोरा को लात मारनी चाहिए जब उसने उसे जमीन पर खर्राटे लेते हुए सुना, जैसे कि वह छुट्टी पर हो। स्थिति की गंभीरता के बावजूद डार्क आर्मी के सैनिक घबराए हुए हंसने लगे। लेकिन एलिडर उसके चारों ओर की बर्फ की तरह ठंडा था। अतीत के रहस्योद्घाटन और अब उसके पास जो यादें थीं, उन्होंने एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल बना दिया था। उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था, ठंड के कारण नहीं बल्कि उसके दिल और दिमाग में भारीपन के कारण। एलिडर की हालत देखकर माइकल ने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर चल दिया। स्काई हॉल को उनके किए की हर कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है कि इससे अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन इससे आपको राहत मिलेगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि स्काई हॉल या देवता अब किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। हम नश्वर क्षेत्र और देवताओं के क्षेत्र दोनों में नई व्यवस्था बनेंगे, माइकल ने कहा। फिर हॉल से बाहर निकलने से पहले कुछ और नहीं कहा। डार्क आर्मी के सैनिक एलिडर और लेनोरा, जो अभी अभी जागे थे और खोए हुए बच्चे की तरह दृश्य को देख रहे थे, जल्दी से उसके पीछे चले गए। उस समय माइकल स्काई हॉल के साथ हिसाब चुकता करने और नश्वर क्षेत्र के लिए एक नया युग शुरू करने से केवल एक कदम दूर था। अध्याय 1328 स्काई हॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंचना। जब माइकल गलियारे से गुजरा तो दीवारों पर लटके चित्र आपस में फुसफुसाने लगे। उनकी आवाजें एक धीमी बड़बड़ाहट से भरी हुई थीं। क्या ये वही है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? एक चित्र ने दूसरे से फुसफुसाया। हाँ, अंधेरे का देवता। नश्वर क्षेत्र को पता नहीं चलेगा कि उसे क्या मारा, चित्र में एक और बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। उसकी आंखें माइकल के हर कदम पर नजर रख रही थीं। माइकल ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें आगे की ओर टिकी थीं, उसका दिमाग योजनाओं और संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था।
इस बीच एलिडर अपनी याददाश्त पूरी तरह से अनलॉक होने के बाद मेज रोंथ के हर कोने से एक अजीब परिचितता महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि महल उसका ही एक विस्तार था। उसे याद आया कि वह छोटा था और अनगिनत दिन उसने वुल्फ्रिक के साथ महल के चारों ओर भागते हुए, शरारत करते हुए बिताए थे। उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी। उन्होंने हर नुक्कड़ और कोने की खोज की थी, अपनी छोटी सी दुनिया के स्वामी। अब वे यादें एक कड़वी मीठी चुभन के साथ चुभ रही थीं। वह उन लापरवाह दिनों, युवावस्था की सादगी के लिए तरस रहा था, जब सबसे भारी बोझ ये था कि अगला खेल कौन सा खेलना है। उसने आह भरी, अपनी यादों के बोझ और वर्तमान वास्तविकता को अपने ऊपर दबाते हुए महसूस किया। उन बचपन के दिनों की खुशी एक दूर के सपने की तरह लग रही थी, जो आसनी युद्ध से ढकी हुई थी। जब माइकल और उसका दल गलियारे से आगे बढ़ा तो वे मेजरोंथ के छात्रों से मिले, जो अपने छात्रावासों और कालकोठरी से चुपके से बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और डार्क लॉर्ड पर हमला करने की बेपरवाह इच्छा का मिश्रण था। वह वही है, डार्क लॉर्ड, एक छात्र ने आतंक और घृणा के मिश्रण के साथ फुसफुसाया। हम उसे यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, दूसरे ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए फुसफुसाया। माइकल ने उन पर दया की लहर महसूस करते हुए नजर डाली। इन बच्चों को स्काई हॉल के असली चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसे वे अच्छाई के अवतार के रूप में पूछते थे। उनके लिए वह खलनायक था और वे एक ऐसी कहानी के नायक थे जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते थे। कुछ बड़े छात्र, जो ज्यादा बहादुर या शायद ज्यादा मूर्ख थे, आगे बढ़े और अपने हाथ ऊपर उठाकर मंत्र पढ़ने लगे। अभी रुको, उनमें से एक चिल्लाया, उसकी आवाज तनाव से फट रही थी। इससे पहले कि वे अपना मंत्र पूरा कर पाते, अंधेरे सेना के सैनिकों ने तेजी से प्रतिक्रिया की। एक सैनिक ने अपनी कलाई हिलाई और एक चमकीला नीला मंत्र निकला, जो पहले छात्र के माथे पर लगा। छात्र अपने पैरों से उठा और उड़ गया, कुछ फीट दूर हवा के कुशन पर धीरे से उतरा। अच्छा प्रयास बच्चे, सैनिक ने बड़बड़ाते हुए कहा, पहले से ही अपना ध्यान अगले पर केंद्रित कर रहा था। छात्रों की व्यर्थ बहादुरी को देखकर एलिडर को उन दिनों की याद आ गई जब वह और वुल्फ्रिक बेफिक्र थे। लेकिन दूसरी ओर माइकल जानता था कि ये छात्र सिर्फ मोहरे थे, जिन्हें स्काई हॉल के झूठ ने बरगलाया था। हम यहाँ तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, आप जल्द ही सच्चाई को समझ जाएंगे, माइकल ने आश्चर्यजनक सौम्यता के साथ कहा, जिसने कई छात्रों को चौंका दिया। कुछ देर बाद गलियारे में सन्नाटा छा गया और कोई भी छात्र वहां मौजूद नहीं था। इस तरफ एलिडीर ने दूसरे खाली गलियारे की ओर इशारा करते हुए कहा। माइकल ने उसका पीछा किया, ये देखते हुए कि जब वह छात्र था तब वह महल के इस हिस्से में नहीं आया था। उसने एलिडीर को आत्मविश्वास से आगे बढ़ते देखा, उसकी आंखें कभी कभी प्रत्येक चित्र और सजावट पर एक लालसा के स्पर्श के साथ चली जाती थीं। ये स्पष्ट था कि एलिडीर ने एक बार इस जगह के हर कोने में चक्कर लगाया था, क्योंकि उसकी आंखें उसके भीतर की उथल पुथल को प्रकट कर रही थीं। वे चुपचाप चलते रहे जब तक कि वे एक बड़े, भव्य ओक के दरवाजे के सामने नहीं खड़े हो गए। कुछ मीटर की दूरी से भी माइकल इसकी सतह पर उकेरे गए अदृश्य रूनों से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। इसके अलावा वह अपने आसपास के स्थान में एक विकृति भी महसूस कर सकता था, एक स्पष्ट संकेत की पोर्टल गेटवे इस बाधा के ठीक पीछे था। आगे बढ़ो, माइकल ने संकेत दिया, उसकी आवाज स्थिर थी, जो उसके द्वारा महसूस किए गए तनाव को प्रकट नहीं कर रही थी। एलिडर ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा, उसके हाथ चतुराई से चलते हुए उसने दरवाजे पर कई रून उकेरने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वह काम करता गया, दरवाजे पर अदृश्य रून चमक उठे और गुनगुनाने लगे, उसके प्रयासों का विरोध करते हुए। लेकिन एलिडर अविचलित था, उसने अपने रून उकेरना जारी रखा। प्रत्येक रून दरवाजे पर पहले से मौजूद सरणी का प्रतिकार करने के लिए डिजाइन किया गया था। गुनगुनाहट तेज होती गई, रून के दो सेटों के आपस में मिलते ही हवा में प्रतिरोध महसूस होने लगा। एलिडर की भौं एकाग्रता में सिकुड़ गई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। लेकिन दरवाजे से धक्का लगने के बावजूद एलिडर ने महसूस किया, उसने रून उकेरना जारी रखा, यहाँ तक कि उसके नथुने से खून बहने लगा। जब एलिडर रून्स को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, लेनोरा अधीरता से फिडल कर रही थी। स्काई हॉल के साथ आगामी टकराव के बारे में सोचते हुए उसकी उंगलियां उसके शरीर के किनारों पर हिल रही थीं। उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था, फिर भी उसका अभिमान अभी भी इस तथ्य से दुखी था कि उसे एक कीमिया प्रोफेसर ने बेहोश कर दिया था। ब्लडी हेल, अगर मैं उस धूर्त कमीने को पकड़ लूं, उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। माइकल उसकी बड़बड़ाहट के कुछ अंशों को सुनकर बड़े पिशाच की हताशा से थोड़ा खुश हुआ। उसने उसे आगे पीछे घूमते हुए देखा, जिससे जलन और तत्परता झलक रही थी। इसलिए आपको किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, माइकल ने समूह का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। हम नहीं जानते कि वे क्या चालें चल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम स्काई हॉल को कम नहीं आंक सकते जिसे हम चुनौती देने वाले हैं। माइकल के शब्दों को सुनकर लेनोरा ने उसे एक तीखी नज़र से देखा, उसकी झुंझलाहट क्षण भर के लिए उसकी चेतावनी में निहित ज्ञान की ओर मुड़ गई। हालांकि वह नाराज थी, फिर भी वह माइकल की कही गई बात की सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी।
उसने डार्क लॉर्ड की आंखों में गंभीरता की एक दुर्लभ झलक देखी। आमतौर पर माइकल खीरे की तरह शांत और ठंडा रहता था, चिंता के कोई लक्षण नहीं दिखाता था। इसलिए उसकी निगाहों में गंभीरता एक स्पष्ट संकेत थी कि मामला वाकई गंभीर था। मेरे प्रभु, मुझे पता है कि आपने कहा था कि हमें एक छोटे समूह के रूप में जाना चाहिए, लेकिन क्या हम वास्तव में स्काई हॉल की गांड पर अपनी पूरी सेना नहीं बरसाएंगे? लेनोरा ने पूछा, उसकी आवाज में निराशा और अविश्वास का मिश्रण था। जैसे ही उसने कहा, पांचों डार्क आर्मी के सैनिकों ने माइकल की ओर अपनी निगाहें घुमाईं, जो स्पष्ट रूप से लेनोरा की भावना को साझा कर रहे थे। हम पहले स्काई हॉल को उनकी सभी चालें बताने और सेलेस्टियल तोप को नष्ट करने के लिए मजबूर करेंगे। फिर हम उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी पूरी सेना लाएंगे, माइकल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसकी हत्या की मंशा तीव्र हो गई। बेशक, माइकल अपनी सेना को लड़ाई में लाएगा। वह क्यों नहीं लाएगा? आखिरकार उसने बहुत सारे संसाधन लगाए थे और गया ने उन्हें प्रशिक्षित करने में काफी समय लगाया था। लेकिन माइकल इतना मूर्ख नहीं था कि स्काई हॉल के पास अभी भी सेलेस्टियल तोप होने के बावजूद जल्दबाजी करे। सबसे पहले उसे तोप का पता लगाना था और या तो उसे नष्ट करना था या खुद ही ले जाना था। लेकिन अब जब वुल्फ्रिक ने खुलासा किया था कि तोप एलिडिर ने बनाई थी, तो माइकल को पता था कि एलिडिर इसे लेने के लिए सहमत नहीं हो सकता है और उसे इसे हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए कह सकता है। डार्क आर्मी के सैनिकों और माइकल की निगाहों के नीचे एलिडिर ने रूनों पर सावधानीपूर्वक काम किया। सुरक्षा सरणियों और रूनों को खुद निष्क्रिय करने के लिए सिस्टम का उपयोग करने के बजाय माइकल ने खुद को रोकने का फैसला किया। पीछे हटने के उसके पास दो कारण थे। सबसे पहले, वह उन खतरनाक बिंदुओं को तब के लिए बचाना चाहता था जब वे बिल्कुल आवश्यक हों। अभी बड़ी तोप में निकालने का समय नहीं था। दूसरे, माइकल समझ गया कि एलिडिर को ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ चाहिए। रूनों को अक्षम करने की तकनीकी बातों में गोता लगाने से एलिडिर को अपने अतीत की भारी चीजों से अपना ध्यान हटाने का एक तरीका मिल गया। यह एक तरह का ध्यान भटकाने वाला काम था, अपने हाथों और दिमाग को व्यस्त रखने के लिए ताकि यादें उसे डुबो न दें। इसके अलावा माइकल जानता था कि एलिडिर के प्रयास सिर्फ व्यस्तता के काम नहीं थे। एलिडिर की विशेषज्ञता की बदौलत उन्होंने अपने आसपास एक भी जाल नहीं लगाया था। उसने चुपचाप कई रूनों और सरणियों को निष्क्रिय कर दिया था, बिना किसी दिखावे के उनका रास्ता साफ कर दिया था। एलिडिर को काम करते हुए देखकर माइकल को अपने दोस्त की विशेषज्ञता के लिए प्रशंसा की भावना महसूस हुई। ये स्पष्ट था कि एलिडिर सक्षम से कहीं ज्यादा था और उसके काम उन्हें स्काई हॉल को खत्म करने के एक कदम और करीब ले जा रहे थे। जैसे जैसे एलिडिर के हाथ अभ्यास के साथ सहजता से आगे बढ़े, रूनों ने धीरे धीरे अपना प्रतिरोध बंद कर दिया, एक एक करके मंद होते गए। अंत में गलियारे में एक नर्म क्लिक की आवाज गूंजी, उसके बाद एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, जिससे उनके सामने एक विशाल हॉल दिखाई दिया। हॉल गहरे नीले रंग के बैनरों से सजा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक पर तलवारों से लेकर कौवों तक के विभिन्न लोगो लगे हुए थे, जो स्काई हॉल के भीतर असंख्य घरों और गुटों के प्रतीक थे। हॉल के केंद्र में एक विशाल पोर्टल गेट था। यह एक ऊंची संरचना थी, जिसका ढांचा आपस में जुड़ी हुई धातु से बना था, जो चांदी की चमक से चमक रहा था। धातु का काम जटिल था, जिसमें नाजुक पैटर्न थे जो एक फीकी, अलौकिक चमक के साथ स्पंदित होते प्रतीत होते थे। रहस्यमय रून सतह पर नाच रहे थे, उनकी चमक एक लयबद्ध पैटर्न में तीव्र और फीकी पड़ रही थी, जो ये सुझाव दे रही थी कि वे जादुई ऊर्जा से जीवित थे। यही है, लेनोरा ने आगे बढ़ते हुए कहा। गेट को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्काई हॉल का प्रवेश द्वार। माइकल धीरे धीरे प्रवेश द्वार के पास पहुंचा और अपनी गर्दन हिलाई। यही था, इतने सालों की पीड़ा, वह सब कुछ जो उसने सहा और सहा। वह अभी भी स्काई हॉल को अंततः भुगतान करने से कुछ कदम दूर था। उन्होंने उसे धरती में फंसा दिया था, उसके परिवार को उससे छीन लिया था, लेकिन अब उसे बदले में कुछ देने का समय आ गया था। यह महाकाव्य होने जा रहा है, माइकल ने बड़बड़ाते हुए कहा। 1329 स्काई हॉल में आपका स्वागत है। माइकल ने एलिडिर को सिर हिलाकर इशारा किया कि वह गेटवे को सक्रिय करे। दृढ़ कदमों के साथ एलिडिर रून उत्कीर्ण स्तंभ के पास पहुंचा, जो पोर्टल के नियंत्रक के रूप में कार्य करता था। उसने परिश्रमपूर्वक नए रून टैप करना और उकेरना शुरू कर दिया, उसके हाथ अभ्यास की गई सटीकता और देखभाल के साथ चल रहे थे। जब एलिडिर ने काम किया, तो कमरे में एक धीमी चक्करदार आवाज भर गई, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। माइकल ने महसूस किया कि पोर्टल गेटवे धीरे धीरे चालू हो रहा है, हवा में एक सूक्ष्म कंपन जो निष्क्रिय ऊर्जा के जीवन में आने का संकेत दे रहा था। एक एक करके पोर्टल के चारों ओर रून चमकने लगे, जिससे एक स्पंदनशील चमक पैदा हुई जिसने दीवारों पर भयानक छायाएं बना दीं। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ा, गेटवे की जागृत शक्ति के साथ हवा गर्म होती जा रही थी। माइकल ने अपनी गर्दन को हिलाया, जो आने वाला था उसके लिए तैयारी में मांसपेशियों को ढीला किया। उसने देखा कि एलिडिर द्वारा स्तंभ पर अंतिम टैप पोर्टल की पूरी क्षमता को उजागर करता प्रतीत हो रहा था। अचानक भंवर बनना शुरू हो गया, जो गहरे नीले रंग के साथ घूम रहा था।
रून और भी अधिक चमकने लगे और पूरा कमरा उनकी नीली रोशनी में नहा गया। जैसे ही भंवर एक घुमावदार नीले प्रवेश द्वार में स्थिर हुआ, सभी ने खिंचाव बल महसूस किया और स्काई हॉल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। रुको! अचानक एक आवाज़ सुनाई दी जो विशाल कक्ष में थोड़ी गूंज रही थी। माइकल को आवाज़ पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी, ये हैरी था। उसने अपने कंधे पर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। हैरी और उसके दोस्तों के धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करते ही लेनोरा और डार्क आर्मी के सैनिक तनाव में आ गए। अपनी युवा विशेषताओं के साथ किशोर डार्क आर्मी के सैनिकों की अनुभवी, शक्तिशाली उपस्थिति और काले कवच के विपरीत थे। लेनोरा ने हैरी को देखा, उसकी माइकल से समानता को देखते हुए। उसे आश्चर्य हुआ कि डार्क लॉर्ड का बेटा यहाँ क्या कर रहा था, खासकर माइकल के साथ पहले हुई लंबी और गंभीर बातचीत के बाद। बच्चा अब यहाँ क्यों है? क्या उसे नहीं पता कि क्या दांव पर लगा है? एक सैनिक ने दूसरे से धीरे से कहा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे डार्क लॉर्ड को रोकने की कोशिश न करें। यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा, दूसरे सैनिक ने फुसफुसाते हुए कहा, उसके शब्दों में उलझन और झुंझलाहट थी। माइकल ने धीरे से मुड़कर हैरी से नजरें मिलाईं, उसका भाव शांत था लेकिन पढ़ने लायक नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने शांति से पूछा, उसकी आवाज़ पोर्टल गेटवे की गुनगुनाहट से बमुश्किल ऊपर उठ रही थी। कमरे की दहलीज पर खड़े होकर हैरी पोर्टल से निकलने वाली जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था। तुम्हें डार्क लॉर्ड से जो भी कहना है जल्दी करो बेटा, हम किसी भी पल उस चीज में फंस सकते हैं। हैरी के बगल से ट्रेन ने बड़बड़ाया। लेकिन इस पल में भी ट्रियन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका जब उसके एल्विन दोस्त, जो उससे बड़े नहीं थे, स्थिर खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके पतले शरीर ने खींचने वाले बल का प्रतिरोध करना कठिन बना दिया, जिससे बौना खुश हो गया। हैरी और उसके दोस्त डार्क लॉर्ड और उसके आदमियों की तरह अनुभवी या शक्तिशाली नहीं थे, पोर्टल के अथक खिंचाव के तहत अपने पैर जमाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके बावजूद हैरी का दृढ़ संकल्प डगमगाया नहीं। उनमें से किसी के भी स्काई हॉल में कदम रखने से पहले उसे अपने पिता से बात करने की जरूरत थी। पिताजी, इस युद्ध के बाद क्या होगा? क्या इसका मेजरोथ पर असर होगा? हैरी ने पूछने में कामयाबी हासिल की। उनके चारों ओर घूमती ताकतों के बावजूद उनकी आवाज़ दृढ़ थी। दूसरों के लिए मेजरोथ अकादमी शायद सिर्फ मंत्र सीखने और जादू में महारत हासिल करने का स्कूल हो सकता है, लेकिन हैरी के लिए ये घर था। वह अपनी माँ के साथ वहाँ बड़ा हुआ था और वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था और उस जगह को कुछ भी होने नहीं दे सकता था जिसे वह घर कहता था, भले ही वह स्काई हॉल की एक शाखा हो जिसे वह जानता था कि वह बुरा है। मेजरोथ को कुछ नहीं होगा हैरी, अब अपनी माँ के पास जाओ। माइकल का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ दृढ़ थी, जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बची। क्या होगा अगर स्काई हॉल को नष्ट करने से मेजरोथ का विनाश हो जाए, ये देखते हुए कि मेजरोथ स्काई हॉल की एक शाखा है? हैरी ने जोर दिया, उसकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी। माइकल ने हैरी की स्थिति को समझा और उसके साथ सहानुभूति जताई। वह अच्छी तरह से जानता था कि मेजरोथ उसके बेटे के लिए घर जैसा था, एक ऐसी जगह जो विशेष अर्थ से भरी हुई थी। वह जवाब देने ही वाला था कि एलिडर आगे बढ़ा। उसकी निगाह अप्रत्याशित रूप से नर्म थी क्योंकि वह हैरी को संबोधित कर रहा था। मेजरोथ सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये दोस्ती, प्यार, वफादारी और अपनेपन की भावना के बारे में है, एलिडर ने धीरे से कहा। भले ही स्काई हॉल के साथ युद्ध भौतिक संरचना को नुकसान पहुंचाए, मेजरोथ फिर भी मजबूती से खड़ा रहेगा। जब तक वहां के लोग, छात्र और प्रोफेसर एक साथ रहेंगे, मेजरोथ की भावना बनी रहेगी। एलिडर ने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। मैं भी एक बार मेजरोथ में एक छात्र था और मैंने भी इस जगह को अपना घर कहा, इसलिए आपको मेरा और मेरे दोस्तों का वचन है कि मेजरोथ को कुछ नहीं होगा। एलिडर की बात सुनने के बाद सभी ने उसकी आवाज़ में आश्चर्यजनक स्थिरता देखी, जो वुल्फ्रिक द्वारा खोली गई भयावह यादों को देखते हुए थी। माइकल ये देखकर खुश था कि एलिडर उन यादों से बेहतर तरीके से निपट रहा था जितना उसने सोचा था। उसके पुराने दोस्त की लचीलापन उसके द्वारा उठाए गए बोझ के बावजूद चमक रही थी। तभी क्लारा ने अपनी किताबों को कसकर पकड़ते हुए उन्हें भंवर में फंसने से बचाने के लिए जल्दी से हैरी को याद दिलाया। हैरी, हमें जाना चाहिए। खींचने वाला बल मजबूत होता जा रहा है। बच्चों को अपने पैरों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर लेनोरा खुद को रोक नहीं पाए। तुम लोगों को देखो, हवा में भी मुश्किल से सीधे खड़े हो पाते हो, उसने हैरी और उसके दोस्तों को चिढ़ाते हुए कहा। दूसरी ओर माइकल ने लेनोरा की टिप्पणियों को अनदेखा करना चुना। भले ही इन बच्चों को स्थिर खड़े होने के लिए संघर्ष करते देखना वास्तव में मजेदार था और उसने अपनी नज़र वापस हैरी पर घुमाई। चलो बच्चे, अपनी माँ से कहो कि मैं स्काई हॉल को नष्ट करने के बाद उसे देखूंगा। इन शब्दों के साथ वह मुड़ा और भंवर की ओर चला गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। एलिडर ने हैरी के कंधे पर एक कोमल थपकी दी और एक हल्की मुस्कान दी। फिर वह माइकल, लेनोरा और उनकी छोटी पार्टी के बाकी लोगों के पीछे पीछे चला गया।
जैसे ही डार्क लॉर्ड और उसके सैनिक शांत भाव से घूमते हुए भंवर में चले गए और नजरों से ओझल हो गए, हैरी और उसके दोस्त अचंभित भाव से वहां खड़े रहे। अरे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम 2 बार एक भगवान की उपस्थिति में थे, ट्रेन ने कहा। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम अंधेरे के भगवान के बेटे के दोस्त हैं। हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता हमें कुछ शक्तियां देंगे? एरिक ने अपनी आंखों में शरारती चमक के साथ हैरी से पूछा। डार्क लॉर्ड और उसके आदमियों के भंवर में गायब हो जाने के बाद खिंचाव बल धीरे धीरे कम हो गया, जिससे हैरी और उसके दोस्तों को खिंचाव बल से बहुत जरूरी राहत मिली। मुझे लगता है कि हमारी दुनिया फिर से वैसी नहीं होगी, हैरी ने आह भरी। अंत में भंवर से यात्रा करते हुए माइकल और उसके आदमी एक विशाल विस्तार में उतरे, जहां उनके ऊपर अनंत रूप से अंधेरा, सितारों से भरा आसमान फैला हुआ था और हर दिशा में तैरते हुए महल क्षितिज पर बिखरे हुए थे। ये विशाल संरचनाएं ब्रह्मांड में लटकी हुई लग रही थीं, इमारतों से ज्यादा आकाशीय पिंडों जैसी। माइकल को लगा जैसे वह बाहरी अंतरिक्ष में तैर रहा हो, जैसा उसने धरती पर रहते हुए देखा था। हे भगवान, ये जगह अजीब है लेकिन खूबसूरत भी है, लेनोरा का जबड़ा यह नज़ारा देखकर खुला रह गया। माइकल ने क्षितिज को स्कैन किया, ये देखते हुए कि हालांकि महल अपने वर्तमान दृष्टिकोण से छोटे दिखाई देते थे, लेकिन प्रत्येक महल अपने आकार में बहुत बड़ा था, संभवतः छोटे राज्यों जितने बड़े क्षेत्रों को कवर करता था। हालांकि माइकल का शुरुआती विस्मय जल्दी ही संदेह में बदल गया, क्योंकि उसने उनके आसपास गतिविधि की कमी देखी। स्काई हॉल के कोई स्वर्गदूत गश्त नहीं कर रहे थे, कोई युद्धपोत नजर नहीं आ रहा था और कोई हथियार या बचाव दिखाई नहीं दे रहा था। ये भयावह रूप से शांत था, उस विशाल टकराव के विपरीत जिसके लिए उसने तैयारी की थी। मुझे एक तरह की स्वागत समिति या कम से कम कुछ प्रतिरोध की उम्मीद थी, माइकल ने जोर से सोचा, उसकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थीं। फिर भी वहां कुछ भी नहीं है, कोई गार्ड नहीं, कोई फरिश्ता नहीं। जहां तक मैं देख सकता हूं, ये वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। भले ही एलिडर स्काई हॉल का सदस्य था, लेकिन ये स्काई हॉल का वह क्षेत्र नहीं था जिसे वह 3000 साल पहले से याद करता था। उस समय स्काई हॉल एक अनोखा, राजसी तैरता हुआ महल था, जो एक सुंदर सुबह के आसमान के नीचे एक विशाल ब्रह्मांड में स्थापित था, जो तैरते पहाड़ों और अवास्तविक दृश्यों से घिरा हुआ था, जो प्रकृति के नियमों को चुनौती देते प्रतीत होते थे। यह विस्मय और आश्चर्य की जगह थी, जहां प्रकाश हर चीज को एक गर्म चमक में नहलाता था, जो शांति और महिमा की भावना को बढ़ावा देता था। लेकिन अब अपनी निर्विवाद सुंदरता के बावजूद ये जगह अंधेरी, जादुई और भयावह लग रही थी। आसमान में काले तारे चमक रहे थे और अनगिनत तैरते महलों में से हर एक में एक अशुभ आभा थी, मानो हर एक किला आकाशीय युद्ध की तैयारी कर रहा हो। परिवर्तन बहुत ही स्पष्ट था और एलिडर को यह स्पष्ट था कि स्काई हॉल ने उससे कहीं अधिक शक्ति एकत्रित कर ली थी, जिसकी उसने सहस्राब्दियों में अपेक्षा की थी। परिवर्तित क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए एलिडर की आंखों में संदेह की एक झलक उभरी। इन महलों से निकलने वाली शक्ति स्पष्ट थी और हवा में एक जादुई तीव्रता थी जिसे उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। स्काई हॉल जो बन गया था, उसका विशाल पैमाना डराने वाला था। यह अब वह अभयारण्य नहीं था जिसे वह जानता था, ये ब्रह्मांड में एक किलाबंद साम्राज्य था, जो किसी भी खतरे के लिए तैयार प्रतीत होता था। जब वे चारों ओर देख रहे थे, तो खाली जगह में एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। स्काई हॉल में आपका स्वागत है, डार्क लॉर्ड। 1330 जैस्मीन वोल्डिगार्ड का क्लोन। माइकल ने क्षेत्र को ध्यान से देखा, उसकी गहरी आंखें आवाज के स्रोत की तलाश कर रही थीं। अंधेरे के देवता के रूप में अपनी स्थिति से प्राप्त अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों और एक्स-रे दृष्टि के बावजूद वह खुद को इसकी उत्पत्ति का पता लगाने में असमर्थ पाया। आवाज एक साथ हर जगह से निकलती हुई लग रही थी, स्काई हॉल के विशाल विस्तार को भर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी आमतौर पर अचूक क्षमताओं को विफल किया जा रहा था, तो उसके माथे पर हल्का सा तनाव आ गया। उसके बगल में लेनोरा एक चक्र में घूम रही थी, उसकी आंखें एक तैरते हुए महल से दूसरे पर जा रही थीं। क्या बकवास है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आवाज में भ्रम और निराशा का मिश्रण था। ये कहाँ से आ रहा है? जैसे ही उन्होंने खोजा, दूरी में 3 आकृतियां दिखाई देने लगीं, जो पतली हवा से बाहर निकलकर अस्तित्व में आ गईं। माइकल की नज़र तुरंत उन पर टिक गई। पहला एक लंबा योगिनी था जिसके सुनहरे बाल और तीखी नीली आंखें थीं। उसकी उपस्थिति से शक्ति का संचार हो रहा था, जो उसे स्पष्ट रूप से दिव्य साधना के प्राणी के रूप में चिन्हित कर रहा था। उसके बगल में एक छोटा, मोटा व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जिसके पेट पर एक बड़ा सा उभार था। उसकी घनी दाढ़ी और लंबे बाल उसे एक जंगली रूप दे रहे थे, लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति में कोई गलती नहीं थी। अंत में आसमानी नीले रंग के कवच में लिपटी एक सफेद बालों वाली महिला दिखाई दी। वह लंबी और सख्त खड़ी थी, उसकी मुद्रा एक अनुभवी योद्धा की तरह थी। दूसरों की तरह वह भी स्पष्ट रूप से साधना के दिव्य चरण में थी। जब माइकल ने इन 3 आकृतियों को देखा, तो उसके दिमाग में कुछ खटक रहा था। एक परिचितता, महत्व की भावना उसकी चेतना को चुभ रही थी। फिर भी वह चाहे जितना प्रयास करे, वह ये नहीं समझ पाया कि ये व्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों लग रहे थे।
उस पल माइकल को पता नहीं था कि ये 3 बुजुर्ग थे जिन्होंने उसकी माँ हैरियट हंट पर हमला किया था और उसे शून्य में फेंक दिया था जब वह सिर्फ कुछ मिनट का था। वे पृथ्वी पर उसके कारावास के लिए जिम्मेदार थे, एक ऐसा तथ्य जो अब उसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जल्द ही यह धरती को हिला देने वाले परिणामों के साथ प्रकाश में आने वाला था। फिलहाल माइकल सतर्क खड़ा था, उसकी इंद्रियां उच्च अलर्ट पर थीं क्योंकि वह इन शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने के लिए तैयार था, उस व्यक्तिगत इतिहास से अनजान जो उन्हें एक साथ बांधता था। जैसे ही तीनों आकृतियां पूरी तरह से भौतिक हो गईं, एलिडिर की प्रतिक्रिया तत्काल और तीव्र थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसी हुई थीं कि उसके पों सफ़ेद हो गए, उसके अग्रभागों की नसें तनाव से बाहर निकल आईं। उसका जबड़ा सख्त हो गया और उसकी आंखें पहचान और मुश्किल से नियंत्रित क्रोध के मिश्रण से चमक उठीं। एलिडिर के लिए ये केवल शक्तिशाली दिव्य प्राणी नहीं थे, वे वही बुजुर्ग थे जिन्होंने उसके माता पिता को जिंदा जला दिया था और उससे दिव्य तोप चुरा ली थी। वह उनकी शक्ति, चालाकी और क्रूरता को पहले से जानता था। उसके पिछले आघात की यादें आगे बढ़ीं, जो उसे अभिभूत करने की धमकी दे रही थीं। माइकल अपने साथियों की भावनाओं और शारीरिक भाषा से परिचित था, उसने तुरंत एलिडिर में बदलाव को नोटिस किया। वह अपने दोस्त से निकलने वाली हत्या की मंशा की तरंगों को महसूस कर सकता था, जो इतनी शक्तिशाली थी कि लगभग मूर्त थी। डार्क लॉर्ड की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने एलिडिर और 3 आकृतियों के बीच नजर डाली, जल्दी से यह निष्कर्ष निकाला कि उनके बीच एक महत्वपूर्ण इतिहास था। उस पल में माइकल यह महसूस करने में विफल रहा कि उसने भी इन बुजुर्गों के साथ एक काला इतिहास साझा किया था जिसने उसके पूरे जीवन को आकार दिया था। ये वे हैं, एलिडिर ने दांतों को भींचकर फुसफुसाया, उसकी आवाज़ मुश्किल से नियंत्रित भावनाओं से काम रही थी। माइकल अपने दोस्त की ओर देखने के लिए मुड़ा, उसका शांत व्यवहार एलिडिर के स्पष्ट संकट के विपरीत था। आधा एल्फ कांप रहा था, उसका शरीर क्रोध और भय के एक शक्तिशाली मिश्रण से त्रस्त था। वुल्फ्रिक द्वारा हाल ही में खोली गई यादों ने एलिडिर के मानस को कच्चा और कमजोर बना दिया था, और अब अपने सबसे गहरे आघातों के लिए जिम्मेदार लोगों के सामने वह टूटने के कगार पर पहुंच गया। एलिडिर की सांसें छोटी, तेज थीं, उसकी आंखें चौड़ी और एकाग्र नहीं थीं। घबराहट के दौरे ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया, उसके गुस्से के साथ मिलकर भारी भावनाओं का भंवर पैदा कर दिया। उसके हाथ खुलते और बंद होते समय कांप रहे थे, वह हमला करने की इच्छा और खुद को बचाने की वृत्ति के बीच फंसा हुआ था। एलिडिर की स्थिति की गंभीरता को समझते हुए माइकल ने उसके कंधे पर एक स्थिर हाथ रखा। हम उनका ख्याल रखेंगे, उसने कहा, उसकी आवाज़ धीमी और आश्वस्त थी। उसके स्वर में शांत आत्मविश्वास एलिडिर को थोड़ा स्थिर करता हुआ लग रहा था, भावनात्मक तूफान के बीच एक जीवन रेखा प्रदान कर रहा था। माइकल के एक सूक्ष्म इशारे के साथ वह और उसके लोग बराबरी के स्तर पर आने वाले तीनों से मिलने के लिए ऊपर उठने लगे। दोनों समूह अंततः रुक गए, स्काई हॉल के विशाल विस्तार में सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर मंडराते हुए। तीनों दिव्य प्राणियों ने माइकल को भावनाओं के एक जटिल मिश्रण के साथ देखा। उनकी आंखों में दर्द झलक रहा था, जो जल्दी ही क्रोध और घृणा से छिप गया। उनके हाव भाव श्रेष्ठता की भावना को प्रकट कर रहे थे, जैसे कि वे खुद को अधिक श्रेष्ठ प्राणी मानते थे, इस तथ्य के बावजूद कि माइकल एक देवता था और वे तुलनात्मक रूप से केवल शक्तिशाली नश्वर थे। थोरफिन बोर्गरसन, मोटा बौना, अपना ध्यान एलिडिर की ओर मोड़ता है। बोलते समय उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी, उसकी आवाज़ कर्कश और मजाक करने वाली थी। अच्छा, अगर यह हमारा पुराना दोस्त नहीं है, काफी समय हो गया है न? एलिडिर के जवाब देने से पहले थोरफिन ने जोरदार हंसी निकाली, उसका हाथ उसके उभरे हुए पेट पर आ गया। उसने अपनी कमर पर लटकी हुई बड़ी लौकी को पकड़ा और आगे बढ़ने से पहले एक लंबा घूंट लिया। मुझे इतने सालों पहले तुम्हें तोड़ने में बहुत मजा आया था। एक डार्क एल्फ को टूटते हुए देखने जैसा कुछ नहीं है। माइकल बाहर से शांत था, लेकिन उसकी गहरी आंखें थोरफिन की निगाहों में नाचती हुई पर पीड़क खुशी को नहीं देख पाईं। बौने के शब्द और व्यवहार बौनों और कल्पित बौनों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये दुश्मनी सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक मतभेदों, क्षेत्रीय विवादों और आपसी अविश्वास में गहरी थी। बौने भूमिगत और शिल्प कौशल के प्रति अपने प्रेम के कारण अक्सर प्रकृति प्रेमी, सतह पर रहने वाले कल्पित बौनों से टकराते थे। उनकी विपरीत जीवन शैली और मूल्यों ने पूरे इतिहास में कई संघर्षों को जन्म दिया था। ये स्पष्ट था कि थोरफिन एलिडिर की परेशानी से बहुत आनंद प्राप्त कर रहा था, उसके शब्द अधिकतम भावनात्मक क्षति पहुंचाने के लिए गणना किए गए थे। बौने का उत्साह मात्र नस्लीय विरोध से परे व्यक्तिगत प्रतिशोध में बदल रहा था। तुम कमबख्त बेवकूफ, तुम इसके लिए भुगतान करने जा रहे हो, लेनोरा ने गुर्राते हुए कहा, उसका शरीर तनाव में था जैसे कि कार्रवाई में कूदने के लिए तैयार हो। माइकल ने शांति से एक हाथ उठाया, लेनोरा को बौने पर झपटने से पहले रोक दिया। मत करो, उसने चुपचाप कहा, उसके स्वर में कोई तर्क नहीं था। थोरफिन के बगल में खड़ा लंबा योगिनी देवदान मजबूर शिष्टाचार के साथ बोला, अपनी बचकानी हरकतें बंद करो थोरफिन, उसने माइकल की ओर अपनी नज़र घुमाने से पहले डांटा।
मैं अपने साथी के व्यवहार के लिए माफी मांगता हूँ, डार्क लॉर्ड, उसने कहा, हालांकि उसके शब्द खोखले थे, जो सतह के नीचे उबल रहे गुस्से को मुश्किल से छिपा पा रहे थे। जवाब में माइकल ने एक धीमी हंसी निकाली। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने लेनोरा और डार्क आर्मी के सैनिकों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पहुंचा दी। उन्होंने अपने भगवान को पहले भी हंसते हुए सुना था, लेकिन यह अलग था। इस हंसी में घातक इरादे की एक अंतर्निहित धारा थी, हिंसा का एक वादा जो मुश्किल से नियंत्रित था। इसमें हत्या के इरादे और कच्ची शक्ति थी, जिससे उनके आसपास की हवा भारी और दमनकारी लग रही थी। अब समय आ गया है कि तुम एक छोटी सी कहानी सुनो, बौना। माइकल की आंखें बौने पर टिकी थीं, उसकी आवाज़ भ्रामक रूप से शांत थी। जैसे ही माइकल ने बोलना शुरू किया, हवा प्रत्याशा से भर गई। उसके शब्दों में एक वजन था जो ध्यान आकर्षित करने की मांग कर रहा था। एक बार एक बेजा था जो खुद को काफी आतंकित मानता था। वह अपने दिन छोटे जीवों को धमकाते हुए बिताता था, उनके डर का आनंद लेता था। एक दिन ये बेजा एक सोते हुए भालू से मिला। हिम्मत करके उसने दिखावा करने का फैसला किया, उस विशाल जीव को छेड़ा और उकसाया। माइकल की आंखें थोरफिन से कभी नहीं हटी, क्योंकि वह आगे बोल रहा था। बेजा नाच रहा था, अपमान कर रहा था, खुद को चतुर समझ रहा था। लेकिन वह ये समझने में विफल रहा कि भालू धैर्यवान या सहनशील नहीं था। नहीं, भालू बस उस पल का आनंद ले रहा था, अपरिहार्य से पहले अपने शिकार के अंतिम मूर्खतापूर्ण नृत्य का आनंद ले रहा था। निष्कर्ष निकालते समय उसकी आवाज में एक गहरापन आ गया। देखिए, बेजा ने भालू की शांति को कमजोरी समझ लिया। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह पहले ही मर चुका है। उसे अभी तक इसका पता नहीं था। इस भयावह सादृश्य ने इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ा कि इस टकराव में बेजा कौन था और भालू कौन था। जैसे ही थोरफिन ने फटकार लगाने के लिए अपना मुंह खोला, आसमानी नीले रंग के कवच में सफेद बालों वाली महिला अरेल ने अपना हाथ उठाया, उसे तुरंत चुप करा दिया। अपने साथियों के विपरीत उसका चेहरा भावशून्य रहा, कोई भावना नहीं दिखाते हुए उसने माइकल को स्थिर निगाह से देखा। डार्क लॉर्ड, उसने कहा, उसकी आवाज़ संतुलित और संतुलित थी। शायद हमें बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई ऐसी कार्रवाई की जाए जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। हो सकता है कि चर्चा करने के लिए उससे कहीं ज्यादा हो जो नजर आ रहा है। माइकल ने उसकी बातों पर ध्यान से विचार किया। वह जानता था कि वह इन तीनों को आसानी से हरा सकता है, भले ही वे दिव्य साधना में लगे हों। हालांकि उनकी मौजूदगी के बारे में कुछ, विशेष रूप से अरेल का शांत व्यवहार और देवदान की आंखों में गणना करने वाली नज़र, ये सुझाव देती थी कि यहाँ कुछ और चल रहा था। जबकि बौना भावना और पुरानी शिकायतों से प्रेरित लग रहा था, माइकल ने महसूस किया कि उसके सामने एल्फ और महिला को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं माना जा सकता। यहाँ उनकी मौजूदगी, बिना भागे एक देवता का सामना करना, या तो महान साहस या छिपे हुए एजेंडे की बात करती थी, संभवतः दोनों। वे क्या खुलासा कर सकते हैं, इस बात से उत्सुक और हमेशा कार्रवाई करने से पहले जानकारी इकट्ठा करने वाले माइकल ने बातचीत के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करने का फैसला किया। ठीक है, बात करो, उसने जवाब देते समय अपनी आवाज़ को धीमा और नियंत्रित करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। माइकल की नज़र उम्मीद से अरेल की ओर मुड़ गई। उसे उम्मीद थी कि वह इस संवाद में नेतृत्व करेगी। हालांकि ये देवदान था जो आगे बढ़ा, उसकी नीली आंखें माइकल पर टिकी हुई थीं। आगे बढ़ने से पहले, डार्क लॉर्ड, हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी चाहिए। देवदान रुक गया, जैसे कि अपने अगले शब्दों पर ध्यान से विचार कर रहा हो। माइकल ने प्रतीक्षा की, उसका धैर्य बढ़ती बेचैनी को छुपा रहा था। देवदान के स्वर में कुछ ऐसा था जो ये संकेत दे रहा था कि जो कुछ भी होने वाला था वह तुच्छ से बहुत दूर होगा। अंत में देवदान ने एक प्रश्न के साथ तनावपूर्ण चुप्पी तोड़ी, आप जैस्मीन वोल्डिगार्ड के बारे में क्या जानते हैं? नाम ने माइकल को शारीरिक आघात की तरह मारा। उसका भ्रूभंग तुरंत और गहरा था, आश्चर्य और चिंता का मिश्रण उसके चेहरे पर खुद को उकेर रहा था। जैस्मिन वोल्डिगार्ड नाम ने यादों और जुड़ावों की बाढ़ ला दी। वह माइकल की सबसे अच्छी दोस्त ईव वोल्डिगार्ड की छोटी बहन थी। इस संदर्भ में उसके नाम का उल्लेख मात्र से ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे प्रश्न के निहितार्थ समझ में आने लगे, माइकल पर एक तरह का पूर्वाभास छाने लगा। ये तथ्य कि ये दिव्य प्राणी जैस्मिन के बारे में पूछताछ कर रहे थे, इसका मतलब केवल परेशानी ही हो सकता था। उसके बारे में क्या? माइकल ने ठंडे स्वर में पूछा, क्योंकि उसका धैर्य जवाब देने लगा था। अपने पहले के संयम में छिपी हुई चालाकी को प्रकट करते हुए देवदान के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। हमारे पास इस सटीक स्थिति के लिए कई आकस्मिकताएं हैं, डार्क लॉर्ड, उसने कहा, उसकी आवाज में आत्मसंतुष्टि थी। हम आपके खिलाफ अंधेरे के देवता कई कदम आगे हैं। उन आकस्मिकताओं में से एक आपके सबसे अच्छे दोस्त की छोटी बहन से जुड़ी है। यदि आप उसे जीवित देखना चाहते हैं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। माइकल की भौहें गहरी हो गईं, उसका दिमाग पहले से ही एक योजना बना रहा था। वह अपने दानव बटलर अजाजेल को जैस्मीन का पता लगाने का आदेश देने ही वाला था कि देवदान ने बीच में टोक दिया, मानो उसके विचार पढ़ रहा हो।
परेशान मत हो, योगिनी ने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। नश्वर क्षेत्र में जो है वह हमारे द्वारा बनाया गया एक क्लोन मात्र है। असली जैस्मीन सुरक्षित और सुरक्षित है। अभी के लिए